यह बंदा सोच रहा था कि वह अपने सामने खड़े मॉन्स्टर को टेस्ट कर सकता है। सटोशी जानना चाहता था कि क्या उसमें एक असली कल्टीवेटर बनने का टैलेंट है, इसलिए उसने मकूटो को ड्यूल के लिए चैलेंज किया। लेकिन मकूटो ने उसे पहले ही वार्निंग दे दी थी कि उसे लड़ना कोई टेस्ट नहीं है, बल्कि सीधे जमीन पर गिरने का फ्री टिकट है। और बुरा तब हुआ जब योस्के और कोया भी इसमें शामिल हो गए, यह सोचकर कि 3vs1 से चीजें फेयर हो जाएंगी। लेकिन यह उनकी पहली मिस्टेक थी। योस्के सबसे पहले लपका, ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे वह फाइट को स्पीड रन कर देगा। फिर मकूटो ने पलक झपकने से पहले ही उसे दबोच लिया और उसे एक टूटे हुए क्लीनिंग टूल की तरह जमीन साफ करने के लिए इस्तेमाल किया। इसके बाद सटोशी और कोया ने एक साथ हमला किया। एक ऊपर से आया, दूसरा नीचे से स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन माकुटो ने उन्हें ऐसे ब्लॉक किया जैसे उसने पहले ही स्क्रिप्ट पढ़ रखी हो। फिर उसने कोया को एक लिविंग रैगडॉल की तरह इस्तेमाल करके उसे सटोशी पर दे मारा और उन दोनों को एक रिजेक्टेड साइड क्वेस्ट की तरह किक मारकर दूर फेंक दिया। मकूटो ने आराम से कहा, बस इतना ही? तीनों ने एक नए प्लान के साथ फिर कोशिश की। इस बार उन्होंने हर दिशा से एक साथ हमला किया, लेकिन मकूटो ने सिर्फ अपने पैर से जमीन पर टैप किया और एक भारी शॉक वेव पैदा हुई जिसने उनके हमलों को वहीं रोक दिया। फिर उसने योस्के के पेट पर पंच जड़ दिया और कोया की ठुड्डी को प्रोफेशनल कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट के जरिए ठीक कर दिया। सटोशी ने अपनी आखिरी बची हुई ताकत झोंक दी, यह सोचकर कि उसका आखिरी अटैक लग चुका है। लेकिन जब धूल हटी तो मकूटो पर एक स्क्रैच तक नहीं था। सबसे बुरा यह था कि पूरी फाइट 2 मिनट्स से भी कम में खत्म हो गई और मकूटो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। तब सटोशी को एहसास हुआ कि उनके बीच का अंतर टैलेंट का नहीं, बल्कि हेवन एंड अर्थ का था। दरअसल वजह यह है कि हमारे एमसी मकूटो यामोरेई लुई कॉन्टिनेंट के सबसे ताकतवर कल्टीवेटर थे। उन्होंने डार्क एजेस के दौरान डीमन किंग्स आर्मी को खदेड़कर पूरे कॉन्टिनेंट को तबाही से बचाया था। लेकिन जीत के बाद उनके अपने ही साथियों ने उन्हें बिट्रे कर दिया। मरने से ठीक पहले मकूटो ने कसम खाई थी कि वह हर उस ट्रेटर को नर्क की गहराइयों में घसीट ले जाएगा। लेकिन जब उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, मकूटो एक दूसरी दुनिया में कॉलेज स्टूडेंट के रूप में रीइंकारनेट हो गया। वह प्रतिष्ठित यमोराई फैमिली में पैदा हुआ था। हालांकि इस दुनिया का मकूटो कमजोर, बेकार और पूरी तरह असहाय था और उसके परिवार ने उसे कचरे की तरह बाहर निकाल दिया था। मकूटो अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि कुछ लोग उसे उत्सुकता से घूर रहे हैं। जैसे ही वह हालात समझने की कोशिश करता है, कोई उसे टेस्ट के दौरान बेहोश होने के लिए बेकार कचरा कहकर अपमानित करता है। एक और स्टूडेंट उसे याद दिलाता है कि मकूटो को उसके परिवार ने बेदखल कर दिया है, जिससे वह यंग मास्टर के टाइटल के लायक नहीं रहा। पास ही एक ब्लॉन्ड गर्ल स्कूल के जीनियस किटामा को टेस्ट के लिए वापस जाने को कहती है, यह जताते हुए कि वह उसका एक और रिकॉर्ड टूटते देखने के लिए कितनी एक्साइटेड है। किटामा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मान जाता है और दोनों साथ में वापस चले जाते हैं। टीचर बाकी स्टूडेंट्स को फिजिकल फिटनेस टेस्ट जारी रखने के लिए कहते हैं। जैसे ही सब लोग माकुटो को इग्नोर करके चले जाते हैं, उसे अचानक पुरानी यादों का सैलाब आ घेरता है। उसे एहसास होता है कि वह उसी नाम के एक दूसरे लड़के के रूप में रीइंकारनेट हुआ है। इस नई दुनिया में यहां के मकूटो की बॉडी ब्लॉक्ड मेरिडियंस की वजह से बेहद कमजोर है और इसी कारण उसके माता पिता की मौत के बाद उसके क्लैन ने भी उसे छोड़ दिया था। जैसे ही वह इन यादों को खंगालता है, उसे पता चलता है कि इस दुनिया में कोई भी कल्टीवेशन को नहीं समझता। आसपास नजर दौड़ाते ही मकूटो को हवा में चाय की मौजूदगी महसूस होती है। अपनी पिछली लाइफ में लो कॉन्टिनेंट के लोगों ने हवा से इस ची को सोखना सीख लिया था। मकूटो कॉन्सेंट्रेट करने के लिए आंखें बंद करता है, लेकिन उसे बस थोड़ी सी मात्रा ही महसूस होती है। बिना हार माने वह इस एनर्जी को अपने शरीर में खींचने की कोशिश करता है। कल्टीवेशन की पिछली जानकारी की बदौलत वह जल्दी ही ची को अब्सॉर्ब करना सीख जाता है। किसी भी डेडिकेटेड कल्टीवेटर की तरह वह इस एनर्जी को स्टोर करके लगातार प्रैक्टिस के जरिए अपने शरीर को मजबूत करने की प्लानिंग करता है। जल्द ही कल्टीवेशन के इस शुरुआती स्टेज में जो थोड़ी सी ताकत उसे मिलती है, वह उसके ब्लॉक्ड मेरिडियंस को साफ कर देती है। अपनी फिजिक चेक करते हुए माकुटो नोटिस करता है कि वह कुछ इंचेस लंबा हो गया है। नई दृढ़ता के साथ
वह अपनी ताकत वापस पाने और लुआ कॉन्टिनेंट लौटकर उन लोगों से बदला लेने की कसम खाता है जिन्होंने उसे बिट्रे किया था। लेकिन अभी के लिए मकूटो के रिवेंज प्लान को इंतजार करना होगा, क्योंकि वह अभी कल्टीवेशन के पहले स्टेज पर है और उसे दोबारा कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर इंसान बनने में अभी वक्त लगेगा। अपने शरीर में आए बदलावों को चेक करने और अपनी मौजूदा ताकत का अंदाजा लगाने के लिए माकुटो स्कूल के फिजिकल टेस्ट में हिस्सा लेने का फैसला करता है। वह टीचर्स को अपने फैसले के बारे में बताने के लिए फील्ड पर वापस जाता है। स्टूडेंट्स तुरंत किटामा की बारी में रुकावट डालने के लिए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। दरअसल किटामा स्कूल का फेवरेट है और उसे एक प्रतिष्ठित फिजिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी के लिए रिकमेंडेशन भी मिला हुआ है। किटामा भी बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर मकूटो का मजाक उड़ाता है और उसे बिना किसी गर्व का कचरा कहता है। लेकिन मकूटो उनकी सारी बातों को इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मौजूदा ताकत एक साधारण इंसान से कहीं ज्यादा है। एक लड़का उसे याद दिलाता है कि रेस से लगभग सभी लोग ड्रॉप आउट कर चुके हैं, क्योंकि कोई भी कितामा से मुकाबला नहीं करना चाहता। थोड़ी देर बाद मकूटो और कितामा ट्रैक पर उतरते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कंपीट करने के लिए तैयार। जैसे ही स्टार्टिंग गन फायर होती है, किटामा बिना किसी हिचकिचाहट के दौड़ पड़ता है। इसके उलट माकुटो आराम से काउंटडाउन करता है और जानबूझकर तथाकथित वंडर बॉय को हेड स्टार्ट दे देता है। बाकी स्टूडेंट्स फिर से हंसने लगते हैं और मकूटो को बेकार कचरा कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। 3 सेकंड्स के बाद मकूटो आखिरकार दौड़ना शुरू करता है और उसकी रफ्तार देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। सिर्फ कुछ सेकंड्स में वह फ्लैश की तरह अविश्वसनीय स्पीड से किटामा को पीछे छोड़ देता है। दरअसल जब लुआ कॉन्टिनेंट पर पहले कल्टीवेटर्स प्रकट हुए थे, तब उनकी फिजिकल और मेंटल दोनों क्षमताएं आम इंसानों से कहीं ज्यादा थीं। जैसे ही मकूटो फिनिश लाइन के पास पहुंचता है, हर कोई हैरान रह जाता है कि वह तुरंत उसे क्रॉस नहीं करता। इसके बजाय वह फिर से काउंटडाउन शुरू कर देता है ताकि उसका राइवल कैचअप कर सके। वह कीटमा को फिनिश लाइन क्रॉस करने से पहले 3 सेकंड्स का एक्स्ट्रा टाइम देता है। टीचर टाइमर चेक करते हैं, जिससे पता चलता है कि मकूटो ने लगभग 9 सेकंड्स का नया रिकॉर्ड बना दिया है। किटामा भी रेस फिनिश करता है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा कि वह स्कूल के बदनाम लूजर से हार गया। हालांकि उसने अभी अपनी पूरी क्षमता हासिल नहीं की है, लेकिन मकूटो अपनी मौजूदा ताकत से संतुष्ट है। इस नई शुरुआत के साथ वह महानता हासिल करने और उन सभी को गलत साबित करने की कसम खाता है जिन्होंने कभी उसे कम आंका था। वापस लुआ कॉन्टिनेंट में मकूटो को सबसे ताकतवर माना जाता था और लगभग 50 साल की ट्रेनिंग में उसने कई एक्सपर्ट्स को पीछे छोड़ दिया था। उसने 65 साल की उम्र में कल्टीवेशन का 7वां स्टेज हासिल किया और पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर कल्टीवेटर बन गया। राइटिंग अब इस बेकार की स्किन में फंसकर माकुटो ने सोचा कि अपनी कल्टीवेशन को तेज करने के लिए उसे स्पेशल मेडिसिन्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब उसने उनके प्राइसेस चेक किए तो पता चला कि वे लाखों में आते हैं और जिस बॉडी में वह अभी है उसका असली मालिक तो एकदम ब्रोक लूजर था। माकुटो का मन था कि वह टैलिस्मन्स बनाकर बेचे, लेकिन उसके पास लो ग्रेड मटेरियल्स खरीदने तक के पैसे नहीं थे। अपने रिवेंज प्लान को छोड़ने के बजाय उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह पैसे कमाने का रास्ता जरूर निकालेगा। अभी मकूटो इसी बारे में सोच रहा था कि फील्ड क्लब कैप्टन कितामा और उसके गुर्गे उसे बाथरूम में घेर लेते हैं। इस बुलिंग स्क्वाड में बॉक्सिंग क्लब कैप्टन हारू भी शामिल था। किटामा ने मकूटो को बताया कि मैदान में उसके रेसिंग स्टंट की वजह से अब उसे प्रोटेक्शन फी पहले से भी जल्दी देनी होगी। मकूटो को याद आया कि ये लोग हमेशा पुराने मकूटो से पैसे एक्सटॉर्ट किया करते थे। पिछले हफ्ते ही किटामा, हारू, हॉट और अकीरा ने प्रोटेक्शन फी के नाम पर उसे लूटा था। मकूटो के चेहरे पर आए अजीब भाव देखकर किटामा घबरा गया और उसने हारू को आगे बढ़ने का इशारा किया। हारू, जो अपनी ताकत पर बेहद कॉन्फिडेंट था, सोचने लगा कि मकूटो जैसे बेकार इंसान को वह एक पंच में गिरा देगा। उसने पहला पंच मारा, लेकिन सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं जब माकुटो ने उसे बेहद आसानी से डॉज कर लिया। अगर यह पुराना मकूटो होता तो शायद मार खा चुका होता, लेकिन नए मकूटो के लिए यह बच्चों का खेल था। हारू के हमले से बचने के बाद मकूटो ने एक पावरफुल पंच जड़ दिया, जिससे हारू का चेहरा ही बिगड़ गया। अगले ही पल मकूटो ने अपना ध्यान अकीरा की तरफ घुमाया
और उसे कचरे की तरह लात मारकर दूर फेंक दिया। हॉट और कितामा यह देखकर सन्न रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही मकूटो है जिसका वे रोज मजाक उड़ाते थे। मकूटो ने उनकी तरफ देखा और कैजुअली पूछा, अब डर लग रहा है क्या? पीछे हटने के बजाय हॉट और कितामा उस पर टूट पड़े, लेकिन मकूटो ने बड़ी आसानी से उनके रिस्ट्स पकड़ लिए और हमला शुरू होने से पहले ही रोक दिया। फिर उसने उनकी कलाइयां इतनी ताकत से दबाईं कि दोनों दर्द से चीख उठे। मकूटो ने उनकी चीखों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया, मानो उसे उनके दर्द से कोई फर्क ही न पड़ता हो। दर्द बर्दाश्त न कर पाने के कारण हॉट और किटामा ने उसे छोड़ देने की भीख मांगनी शुरू कर दी। तब मकूटो ने उन्हें छोड़ा और कचरे की तरह एक कोने में फेंक दिया। अब किटामा इतना डर चुका था कि कांपते हुए मकूटो से रहम की भीख मांगने लगा। मकूटो मान तो गया, लेकिन जैसे ही वह जाने लगा, हारू अचानक पीछे से उस पर झपट पड़ा। इस बार मकूटो ने एक ही पंच में उसके चेहरे की बची खुची हड्डियां भी हिला दी। उसने हारू को चेतावनी दी, अगली बार तुम इतने लकी नहीं रहोगे। ये नजारा देखकर किटामा और बाकी लोग पसीने पसीने हो गए। मकूटो ने उन्हें आदेश दिया कि जो कुछ भी उन्होंने उससे छीना है वह सब तुरंत वापस करें। जब उसने दोबारा गुस्से में कहा तो किटामा डर के मारे चिल्ला उठा और सब लौटाने का वादा कर दिया। उसने पैसों की एक गड्डी निकाली और सम्मान के साथ मकूटो को सौंप दी। पैसे लेने के बाद मकूटो बाथरूम से बाहर निकल गया। उसे पूरा यकीन था कि वे लोग किसी को रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि वे बुरी तरह डर चुके थे। बाहर आते ही मकूटो ने सोचा कि वह जल्द ही स्कूल छोड़ देगा। अपने गोल्स पूरे करने के साथ साथ पढ़ाई संभालना उसके लिए सही नहीं था। उसने पैसे गिने और खुश हो गया। यह रकम लो ग्रेड मटेरियल्स खरीदने के लिए काफी थी, जिनसे वह टैलिस्मन्स बनाकर बेच सकता था और अपने रिवेंज प्लान के लिए पैसे जमा कर सकता था। इसके बाद मकूटो ने मटेरियल्स खरीदे और काम शुरू कर दिया। टैलिस्मन एक ऐसी चीज होती है जिसे लो लेवल कल्टीवेटर्स इस्तेमाल करते हैं। इनमें स्पिरिचुअल एनर्जी भरकर अलग अलग मिस्टिकल इफेक्ट्स पैदा किए जाते हैं। भले ही मकूटो अभी ची रिफाइनिंग कल्टीवेटर के पहले स्टेज पर था, लेकिन उसने बड़ी आसानी से कई लो ग्रेड टैलिस्मन्स बना लिए। अब उसकी योजना उन्हें बेचने और मेडिसिनल कल्टीवेशन के लिए सही जगह तलाशने की थी। अफसोस, 3 हफ्ते बीत जाने के बाद भी वह एक भी टैलिस्मन नहीं बेच पाया। उसने उन्हें सड़क किनारे डिस्प्ले किया, लेकिन लोग उसे घृणा भरी नजरों से देखते और आगे बढ़ जाते। एक सुबह दौड़ते समय माकुटो को सड़क पर एक बुरी तरह घायल कुत्ता दिखाई दिया। उसने अपने हीलिंग टैलिस्मन को टेस्ट करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। जैसा उसने सोचा था, कुत्ता तुरंत पूरी तरह ठीक हो गया। कुत्ता खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा और भौंकने लगा, लेकिन जैसे ही 2 लोग बहस करते हुए वहां पहुंचे, वह फिर से डरकर सहम गया। उनमें से एक था शो, वादा फैमिली का इकलौता बेटा, और दूसरी थी शिजुरू, सुगा फैमिली की बेटी। दोनों बहस करते हुए उसी कुत्ते को ढूंढ रहे थे। उन्होंने पहले उसका एक्सीडेंट होते देखा था, लेकिन शो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह जिंदा रहे या मर जाए। दूसरी तरफ शिजुरू चाहती थी कि वे उसे ढूंढकर हॉस्पिटल ले जाएं। जल्द ही उनकी बहस रुक गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि वही कुत्ता मकूटो की गोद में बिल्कुल स्वस्थ बैठा है। शिजुरू तुरंत उसकी तरफ दौड़ी। वह हैरान थी कि जो कुत्ता कुछ देर पहले खून से लथपथ था, वह अब पूरी तरह ठीक कैसे हो गया। उसके हाथ में हॉस्पिटल बैग देखकर मकूटो समझ गया कि शायद वे किसी मरीज से मिलने जा रहे हैं। मौका देखकर उसने वही टैलिस्मन निकाला जिसका इस्तेमाल उसने कुत्ते को ठीक करने के लिए किया था। मकूटो ने अपने सामान का प्रचार करने की कोशिश की, लेकिन शो गुस्से में चिल्लाया और उसे फ्रॉड बता दिया। शिजुरू ने शो की बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और मकूटो से पूछा कि क्या यह टैलिस्मन किसी वेजिटेटिव स्टेट में पड़े व्यक्ति की मदद कर सकता है। जवाब में मकूटो ने स्पिरिट क्लेंजिंग टैलिस्मन निकाला। यह रिपेयर और रिजेनरेशन के लिए बनाया गया था। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि यह ऐसी कंडीशन वाले मरीजों पर भी असरदार साबित हो सकता है। शो को उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसने शिजुरू को उसे न खरीदने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी शिजुरू ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मकूटो ने फिर उसे टैलिस्मन इस्तेमाल करने का तरीका समझाया। उसने बताया कि बस इसे मरीज के सामने रखना होगा और यह अपने आप काम करना शुरू कर देगा। उसने आगे बताया कि बड़े टैलिस्मन्स की कीमत 400,000 येन है,
जबकि छोटे टैलिस्मन्स 200,000 येन में मिलेंगे। सबकी हैरानी के बीच शिजुरू ने उसके सारे टैलिस्मन्स के लिए सीधे 1 मिलियन येन देने का ऑफर दे दिया। यह सुनते ही शो का गुस्सा फूट पड़ा। वह मकूटो पर झपट पड़ा और उसे वहां से दफा होने को कहा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, मकूटो ने उसकी कलाई पकड़ ली। अगले ही पल उसने उसकी कलाई को दर्दनाक तरीके से मरोड़ दिया और ठंडे लहजे में चेतावनी दी कि बीच में दखल देना बंद कर दो। शो ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह माकूटो की पकड़ से निकल ही नहीं पाया। कुछ देर बाद माकूटो ने उसे बड़ी आसानी से एक तरफ फेंक दिया और फिर शिजुरू के साथ अपना सौदा पूरा करने लगा। डील फाइनल होने के बाद उसने हर टैलिस्मैन का मतलब समझाया। पीला टैलिस्मैन प्रोटेक्शन के लिए था, जबकि लाल वाला फायरबॉल टैलिस्मैन था। जाने से पहले मकूटो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसे उम्मीद है इन दोनों टैलिस्मैन्स का इस्तेमाल कभी न करना पड़े। शिजुरू ने खुशी खुशी उसका धन्यवाद किया और उसका नाम पूछा। वहां से निकलते हुए मकूटो ने अपना नाम बताया, फिर कुत्ते को साथ लिया और आगे बढ़ गया। उधर शो पिटाई से उभरते हुए फिर से चिल्लाने लगा कि शिजुरू एक बेवकूफी भरे स्कैम का शिकार हो गई है। हालांकि शो को अपनी बात पर पूरा यकीन था, लेकिन शिजुरू के दिल में अब भी एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी। उसे लग रहा था कि शायद यही टैलिस्मन्स उसकी मां को दोबारा होश में ला सकें। इस बीच मकूटो खुशी खुशी लौट रहा था क्योंकि उसके सारे टैलिस्मन्स बिक चुके थे। अब उसके पास इतना पैसा था कि वह रहने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ सके। लेकिन सबसे पहले वह कल्टीवेशन के लिए मेडिसिनल हर्ब्स तलाशना चाहता था। तभी उसका ध्यान भटक गया जब कुत्ता पास के एक घर की तरफ भौंकने लगा। माकुटो ने ऊपर देखा और पाया कि पूरा घर स्पिरिचुअल एनर्जी से घिरा हुआ था। गार्डन को ध्यान से देखने पर उसे वहां सिल्वर हार्ट ग्रास उगती हुई दिखाई दी। उधर शो अस्पताल में अपनी कलाई का इलाज करवा रहा था। जैसे जैसे नर्स उसके घावों का इलाज कर रही थी, शो गुस्से में बड़बड़ाता जा रहा था और अगली बार मकूटो को सबक सिखाने की कसम खा रहा था। उसी अस्पताल में अपनी मां के कमरे के अंदर शिजुरू को अपने पिता केंजी से डांट पड़ रही थी। केंजी का मानना था कि किसी स्कैम के चक्कर में पड़कर उसने पूरे परिवार को शर्मिंदा कर दिया है। उनकी ऊंची आवाजें सुनकर आसपास की नर्सें भी फुसफुसाने लगीं। वे शिजुरू का मजाक उड़ा रही थीं कि उसने नकली टैलिस्मन्स पर इतना पैसा बर्बाद कर दिया। लेकिन शिजुरू ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने पिता से कहा कि अपनी मां को बचाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। यह सुनकर केंजी और भड़क गया। उसने उसे ऐसी बेकार चीजों पर भरोसा करने के लिए मूर्ख तक कह दिया। अब शिजुरू भी गुस्से में आ गई। उसने अपने पिता पर चिल्लाते हुए कहा कि वे मां को देखने तक नहीं आते। उसने आरोप लगाया कि उनकी लापरवाही की वजह से ही मां कोमा में पहुंची है। केंजी उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। शिजुरू यहीं नहीं रुकी। उसने कहा कि अगर मां मर गईं तो उसके पिता बस किसी दूसरी औरत के पास चले जाएंगे। यह सुनकर केंजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह लगभग उसे थप्पड़ मारने ही वाला था, लेकिन आखिरी पल में रुक गया। वह मुड़कर जाने लगा और बोला कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसकी बेटी इतनी बदतमीज हो गई है। जाने से पहले उसने बताया कि थोड़ी देर में एक नर्स आएगी और उसकी मां को लाइफ सपोर्ट से हटा दिया जाएगा। यह सुनते ही शिजुरू घबरा गई। उसने तुरंत अपनी मां का हाथ पकड़ा और टैलिस्मन को उनके ऊपर रख दिया। अचानक टैलिस्मन से तेज रोशनी निकली। अगले ही पल उसकी मां ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और शिजुरू का नाम पुकारा। यह देखकर शिजुरू की आंखें भर आईं। उधर बाहर निकल रहा केंजी भी यह आवाज सुनकर रुक गया। शिजुरू की मां योको ने अपनी बेटी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि वह कितनी पतली हो गई है। केंजी तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर भागा। बाहर पहुंचते ही वह खुशी से चिल्लाया, मेरी पत्नी जाग गई है। यह सुनते ही डॉक्टर और नर्सें दौड़ते हुए कमरे में पहुंचे और योको के कई टेस्ट किए। जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर ने बताया कि योको 2 साल से भी कम समय में पूरी तरह सामान्य जिंदगी जी सकेगी। शिजुरू ने उन्हें टैलिस्मन दिखाते हुए बताया कि इसी ने उसकी मां को ठीक किया है, लेकिन डॉक्टर ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। इसी दौरान शो भी वहां पहुंच गया। पूरा मामला देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने तुरंत नर्स को आदेश दिया कि आगे की जांच के लिए प्रोफेसर सुजुकी से संपर्क किया जाए। अब शो के मन में भी शक पैदा होने लगा था कि शायद माकुटो के बारे में उसकी सोच गलत थी।
कमरे में मौजूद सभी लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए शिजुरू और उसकी मां एक दूसरे के गले लग गईं। बचे हुए टैलिस्मन्स को देखते हुए शिजुरू ने मन ही मन वादा किया कि अगर वह दोबारा मकूटो से मिली तो उसका एहसान जरूर चुकाएगी। इस बीच मकूटो उस घर में शिफ्ट हो चुका था जो स्पिरिचुअल एनर्जी से घिरा हुआ था। चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए वह खुश था कि लोई कॉन्टिनेंट लौटने की उसकी तैयारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। उसने एक बार फिर कसम खाई कि जिन ट्रेटर्स ने उसे बिट्रे किया था उन्हें वह कभी माफ नहीं करेगा। माकुटो जानता था कि उसका रिवेंज तभी पूरा होगा जब वह ची रिफाइनिंग स्टेज 11 तक पहुंच जाएगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे एक स्पिरिट स्प्रिंग और कुछ स्पिरिट मटेरियल्स चाहिए थे जो उसकी कल्टीवेशन को तेज कर सकें। उस रात माकुटो अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के बारे में सोचता रहा। चारों तरफ की स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करके उसे समझ आ गया कि इस दुनिया की एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर यह पूरी तरह खत्म हो गई तो वह कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए मकुटो सोचने लगा कि आखिर ऐसी कौन सी जगह या चीज हो सकती है राइटिंग जो स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई हो और उसे उसकी मौजूदा परेशानी से बाहर निकाल सके। माकुटो काफी समय से स्पिरिट स्प्रिंग और स्पिरिट मटेरियल्स को लेकर परेशान था, लेकिन किस्मत से उसे गार्डन में सिल्वर हार्ट ग्रास मिल गई। ये घास कोई साधारण पौधा नहीं थी, इसे एक स्पिरिचुअल मटेरियल माना जाता था। आम मेडिसिनल हर्ब्स के उलट इसका इस्तेमाल ऐसे एलिक्सर्स बनाने में किया जा सकता था जो कल्टीवेशन को तेजी से बढ़ाते हैं। मकुटो का मानना था कि अगर वह इसकी बेरीज को सही तरीके से पिल में बदल ले तो वह कल्टीवेशन के दूसरे स्टेज तक पहुंच सकता है। हालांकि उसे पता था कि रिफाइनिंग के दौरान हुई एक छोटी सी गलती भी उसकी सारी मेहनत बर्बाद कर सकती है। किसी भी रिस्क से बचने के लिए उसने पहले खुद को और मजबूत बनाने का फैसला किया और तुरंत ट्रेनिंग शुरू कर दी। अगले दिन मकुटो फिर से टैलिस्मन्स बेचने निकल पड़ा। कल्टीवेशन पिल्स बनाना सस्ता काम नहीं था, इसलिए उसे और पैसों की जरूरत थी। वह हमेशा की तरह अपना काम कर रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि कुछ गुंडे दूर से उस पर नजर रख रहे हैं। असल में उसने तीसरे दिन से ही उन्हें नोटिस कर लिया था। जब से उसने गलियों में टैलिस्मन्स बेचना शुरू किया था वे लगातार उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन आज एक फर्क था, आज उनकी संख्या पहले से कहीं ज्यादा थी। माकुटो तुरंत समझ गया कि वे अब सिर्फ नजर नहीं रख रहे बल्कि जल्द ही हमला करने वाले हैं। उसने तय किया कि अब सीधा सामना करने का समय आ गया है। जैसे ही वह अपना सामान समेटने लगा एक लड़की ने उसे आवाज देकर रोक लिया। लड़की ने कहा कि जब से उसने स्कूल आना बंद किया है वह उसके लिए काफी परेशान है। मकुटो उसे पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह मजाक मजाक में उसे ब्रोक लूजर कह देती है और उसके पुराने हालात गिनाने लगती है। अपनी यादें खंगालने पर मकुटो को याद आया कि यह मोयामा है। वह उन गिने चुने लोगों में से थी जिन्होंने पुराने मकुटो का साथ दिया था। मोयामा ने उसे स्कूल वापस जाने के लिए पैसे उधार देने की भी पेशकश की, लेकिन मकुटो ने उसकी बात पूरी तरह इग्नोर कर दी और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। मोयामा उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। यह देखकर उसे लगने लगा कि माकुटो के साथ कुछ बड़ा जरूर हुआ है। उधर माकुटो चलते हुए लगातार उन लोगों की गिनती कर रहा था जो उसका पीछा कर रहे थे। करीब 10 गुंडों को गिनने के बाद वह जानबूझकर एक पतली गली में मुड़ गया। उसे पता था कि वह उन सभी को अकेले संभाल सकता है। जैसे ही गुंडों ने उसे रास्ता बदलते देखा वे तुरंत डैगर्स लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। कुछ ही देर में उन्होंने उसे एक सुनसान गली में घेर लिया जहां आगे कोई रास्ता नहीं था। उन्हें लगा कि मकुटो अब पूरी तरह फंस चुका है। आत्मविश्वास से भरे हुए वे हंसने लगे और बोले कि अब उसके पास भागने का कोई मौका नहीं है। लेकिन उनकी उम्मीदों के उलट मकुटो बिल्कुल भी नहीं घबराया। उल्टा उसने बड़े आराम से उन्हें एक साथ हमला करने को कह दिया। यह सुनकर गुंडे हंस पड़े। उन्हें लगा कि वह मौत से पहले बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। मकुटो ने उनसे पूछा कि वे इतने दिनों से उसका पीछा क्यों कर रहे थे। फिर उसने सीधे पूछा कि उन्हें किसने भेजा है। गंजे गुंडे ने बस इतना कहा कि मकुटो ने किसी ताकतवर इंसान को नाराज कर दिया है। तभी एक और गुंडे ने पूछा कि अमटानी फैमिली की लड़की आखिर उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। यह सुनकर मकुटो थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन अगले ही पल उसे सब याद आ गया। सेत्सु, अमटानी फैमिली की वही लड़की जो कभी उसकी मंगेतर हुआ करती थी।
हालांकि जैसे ही पुराने मकुटो को क्लैन से निकाल दिया गया था, सेत्सु ने बिना देर किए उससे रिश्ता तोड़ लिया था। इसी वजह से माकुटो को समझ नहीं आ रहा था कि एक टूटी हुई सगाई के लिए कोई उसे मरवाने तक क्यों पहुंच गया। इस पूरे समय मोयामा दूर छुपकर सब कुछ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माकुटो आखिर याकुजा जैसे लोगों के चक्कर में कैसे पड़ गया। वह जानती थी कि पहले वाला माकुटो इन लोगों के सामने टिक भी नहीं सकता था। डर के मारे उसने तुरंत पुलिस को फोन करने का फैसला किया, लेकिन बदकिस्मती से कॉल करने से पहले ही किसी ने उसे देख लिया। अगले ही पल एक आदमी ने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए सबके सामने ले आया। मोयामा छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शोर सुनकर बाकी गुंडों का ध्यान भी उसकी तरफ चला गया। उन्होंने देखा कि उनका बॉस मोयामा को ऐसे घसीट रहा था जैसे वह कोई छोटी सी पिल्ली हो। यह देखकर मकुटो भी थोड़ा हैरान हुआ। वह दावा करती है कि गुंडे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि वह एक ताकतवर परिवार से आती है। यह सुनकर बॉस उसकी बात पर हंसने लगता है। वह घमंड से कहता है कि अगर वह उसे इसी सुनसान गली में खत्म कर दे तो किसी को इसकी खबर तक नहीं होगी। इतना कहकर वह अपना डैगर निकालता है और सीधे उसकी गर्दन पर वार करने दौड़ पड़ता है। लेकिन उससे पहले कि हमला लगता, मकुटो बीच में आ गया। एक ही पंच में उसने बॉस की कलाई तोड़ दी। बॉस को संभलने का मौका भी नहीं मिला। अगले ही पल मकुटो ने उसका चेहरा पकड़कर उसे जोर से जमीन पर दे मारा। यह देखकर वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। यहां तक कि मोयामा भी सोचने लगी कि क्या यह सच में वही मकुटो है जिसे वह जानती थी। सबको डरा हुआ देखकर मकुटो ने दोबारा सख्त आवाज में पूछा कि उन्हें किसने भेजा है। उधर शहर के दूसरे हिस्से में ऑफिसर का को इंटरकॉम पर एक अर्जेंट रिपोर्ट मिली। उसे बताया गया कि स्कार गैंग फिर से हरकत में आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 30 से ज्यादा गैंग मेंबर्स ईस्ट स्ट्रीट की एक गली की तरफ बढ़ रहे थे। फोन करने वाले ऑफिसर ने बताया कि वे एक लड़के के पीछे पड़े हैं और उन्होंने एक लड़की को हॉस्टेज बना रखा है। बिना समय गंवाए ऑफिसर का अपनी गाड़ी लेकर मौके की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसने आदेश दिया कि बैकअप बुलाया जाए, लेकिन अभी पुलिस चीफ उनागा को इसकी जानकारी न दी जाए। साथ ही उसने चेतावनी दी कि कोई जल्दबाजी न करे और बैकअप आने तक इंतजार करे। लेकिन कुछ ही देर बाद मौके पर मौजूद ऑफिसर ने नया अपडेट दिया। उसने कहा कि शायद अब बैकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस लड़के को गैंग टारगेट कर रही थी उसने अकेले ही सभी गैंग मेंबर्स को हरा दिया था। इस बीच मकुटो अभी भी बॉस से जवाब उगलवाने की कोशिश कर रहा था। बॉस को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने वही यामोराई क्लैन का बेकार समझा जाने वाला लड़का खड़ा है। मकुटो ने ठंडी आवाज में पूछा कि उन्हें अमटानी फैमिली ने भेजा है या फिर यामोराई क्लैन ने। बॉस लगातार चुप रहा। यह देखकर मकुटो ने उसका सिर दबाना शुरू कर दिया और कहा कि उसके पास जवाब देने के लिए सिर्फ 3 सेकंड्स हैं। दर्द के मारे बॉस तुरंत भीख मांगने लगा। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, बस रुक जाओ। ऑफिसर का मौके पर पहुंच चुका था। पुलिस को देखकर मकुटो थोड़ा हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आया कि वे लोग इतनी जल्दी यहां तक कैसे पहुंच गए। एक पल के लिए उसने वहां से निकलने का सोचा, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि फिलहाल अपनी असली ताकत छिपाकर रखना ही बेहतर होगा। इसलिए उसने बॉस को छोड़ दिया। बॉस ने राहत की सांस ली, मानो उसकी जान वापस लौट आई हो। मकुटो अच्छी तरह जानता था कि उसकी मौजूदा ताकत अभी स्टेट पावर से टकराने के लिए काफी नहीं है। उधर ऑफिसर का भी राहत महसूस कर रहा था कि मामला कंट्रोल में आ गया, लेकिन उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक दुबला पतला लड़का अकेले 30 गुंडों को हरा सकता है। उसने अपना परिचय सिटी पुलिस सार्जेंट के रूप में दिया, लेकिन मकुटो ने उसकी बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। वहीं मोयामा ने उसका खुशी खुशी स्वागत किया। का ने दोनों को भरोसा दिलाया कि उसका साथी रोकुहारा बाकी मामला शांति से संभाल लेगा। यह सुनते ही मकुटो सतर्क हो गया। उसे समझ आ गया था कि पुलिस शुरू से सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे का बदलाव देखकर का बोला कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। रोकुहारा सिर्फ उनका स्टेटमेंट दर्ज करेगा और किसी बेकार बात में नहीं पड़ेगा। लेकिन तभी हालात अचानक बदल गए। पुलिस कमिश्नर उनागा खुद वहां पहुंच गया। जैसे ही उसने मकुटो को देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई। उसने मकुटो को क्रिमिनल बताते हुए तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। फिर उसने हवा में अरेस्ट वारंट लहराया
और मुस्कुराते हुए उसे दिखाया। मोयामा तुरंत विरोध करने लगी। उसने कहा कि पहले हमला उन हथियारबंद गुंडों ने किया था, लेकिन उनागा अपनी बात पर अड़ा रहा। उसका दावा था कि उसने सिर्फ मकूटो को उन लोगों पर हमला करते हुए देखा है। जब दूसरे ऑफिसर्स उसे पकड़कर ले जाने लगे, तो स्कार बॉस के चेहरे पर विजयी मुस्कान फैल गई। वह हंस रहा था, मानो आखिरकार उसकी जीत हो गई हो। का गुस्से से भरा हुआ उनागा के सामने खड़ा हो गया। उसने याद दिलाया कि जिन लोगों को पकड़ा गया है वे कोई आम अपराधी नहीं, बल्कि हथियारबंद गैंग मेंबर्स हैं। लेकिन उनागा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उल्टा उसने का को नीचा दिखाते हुए कहा कि एक सेकंड ग्रेड पुलिस चीफ होकर उसे सिखाने की कोशिश मत करो। उसने यहां तक धमकी दे डाली कि अगर का ज्यादा बोला तो उसकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन का भी चुप रहने वालों में से नहीं था। वह लगातार अपने बॉस को खरी खोटी सुनाता रहा। हालात बिगड़ते देखकर रुकुहारा ने उसे पकड़ लिया और शांत रहने को कहा। का तभी रुका जब मकूटो ने अचानक खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उसे समझ आ चुका था कि इस पूरे खेल के पीछे कोई और है, कोई ऐसा इंसान जो पर्दे के पीछे बैठकर सारी चालें चल रहा है। उनागा उसकी गिरफ्तारी पर जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि मकूटो का असली मकसद कुछ और है। वह उस छुपे हुए पपेट मास्टर तक पहुंचना चाहता था, क्योंकि वह अपनी कल्टीवेशन की प्रोग्रेस में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आने देना चाहता था। जाते जाते माकूटो ने अचानक उनागा से एक सवाल पूछा। उसने पूछा कि उसे कैसे पता चला कि वह यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। सवाल सुनते ही उनागा का चेहरा बदल गया। उसे एहसास हो गया कि डींगे मारते मारते उसने कुछ ऐसा बोल दिया है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। माकुटो हल्का सा मुस्कुराया और उसे एक लैकी कहकर बुलाया। फिर उसने कहा कि अगर वह चाहे तो असली मास्टरमाइंड को खत्म करने में उसकी मदद कर सकता है। उनागा तुरंत अनजान बनने लगा। उसने दावा किया कि उसे किसी मास्टरमाइंड के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे ही वह मुड़कर जाने लगा, माकुटो ने अपनी हथेली खोल दी। उसके हाथ में उनागा की यूनिफॉर्म का एक बटन था। बटन देखते ही उनागा के होश उड़ गए। उसे समझ ही नहीं आया कि माकुटो ने उसे कब निकाल लिया। तभी एक ऑफिसर ने माकुटो के हाथों में हैंडकफ्स डाल दी। इसके बावजूद माकुटो बिल्कुल शांत रहा। उसने बेफिक्र अंदाज में कहा, अगली बार सिर्फ बटन नहीं ले जाऊंगा। यह सुनकर उनागा का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसे लगा जैसे सबके सामने उसका अपमान कर दिया गया हो। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह माकुटो को इसका बदला जरूर चुकाएगा। उधर जेल के अंदर एक ऑफिसर एक खास सेल के पास पहुंचा। उसने अंदर बैठे कैदी को बताया कि टारगेट जल्द ही वहां आने वाला है। फिर उसने साफ शब्दों में कहा कि उसका काम टारगेट को खत्म करना है। कुछ देर बाद मकूटो को उसी सेल में डाल दिया गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे गार्ड्स के चेहरे देखकर ही समझ आ गया कि यह कोई साधारण सेल नहीं है। उसे यहां जानबूझकर भेजा गया था। लेकिन माकुटो जरा भी परेशान नहीं हुआ। उसकी नजर जल्दी ही सेल के कोने में बैठे एक आदमी पर गई। वह चुपचाप उसे घूर रहा था। एक पल के लिए माकुटो ने सोचा कि कहीं यही आदमी पूरे खेल का मास्टरमाइंड तो नहीं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, वह आदमी धीरे धीरे खड़ा हो गया। फिर वह जस्टिस, फेट और डेस्टिनी जैसी बातों का लंबा भाषण देने लगा। उसने अपना नाम फाकी बताया और बिना किसी झिझक के यह भी मान लिया कि उसे माकुटो को मारने के पैसे मिले हैं। फाकी मुस्कुराया और बोला कि बेहतर होगा माकुटो बिना विरोध किए अपना अंत स्वीकार कर ले। लेकिन मकुटो बिना डरे उसकी तरफ बढ़ गया। उसने शांत आवाज में सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम्हें किसने भेजा है? असल में सेल में कदम रखते ही मकुटो ने कुछ अजीब महसूस किया था। फाकी के शरीर से रायतू नाम की ऑरा निकल रही थी। जवाब देने के बजाय फाकी सीधे उस पर टूट पड़ा। उसे पूरा भरोसा था कि वह एक ही वार में मकुटो को खत्म कर देगा। लेकिन अगले ही पल मकुटो उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। फाकी कुछ समझ पाता उससे पहले मकुटो उसके बगल में प्रकट हो गया। एक ही पाम स्ट्राइक में उसने फाकी को जमीन में गाड़ दिया। फिर शांत आवाज में बोला, कमजोर मैं नहीं, तुम हो। हार मानने के बजाय फाकी ने उसकी एड़ी पकड़ ली और उसे हवा में उछाल दिया। लेकिन माकुटो बिना किसी नुकसान के आराम से नीचे उतर गया। यह देखकर फाकी को एहसास होने लगा कि उसने अपने सामने वाले को बहुत हल्के में ले लिया है। फिर भी उसकी बकवास बंद नहीं हुई।
माकूटो ने उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह बिजली की तरह आगे बढ़ा और एक ही पंच में फाकी को फिर से गिरा दिया। उस वार की ताकत से फाकी पूरी तरह हिल गया, लेकिन मकूटो यहीं नहीं रुका। वह ऊपर से झपटा और दूसरा हमला कर दिया। फाकी ने ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन मकूटो की किक इतनी भारी थी कि उसकी पूरी गार्ड टूट गई। अब भी सबक न सीखते हुए फाकी गुस्से में दोबारा हमला करने दौड़ा, लेकिन इस बार भी वही हुआ। मकूटो ने हमला डॉज किया और उसके पेट में एक जबरदस्त पंच जड़ दिया। इस वार ने फाकी की बची खुची हिम्मत भी तोड़ दी। अब उसे समझ आ गया था कि दोनों की ताकत में कितना बड़ा फर्क है। वह कोने में दुबक कर बैठ गया। उसका दिमाग अब तक समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन मकूटो उसे छोड़ने वाला नहीं था। वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके शरीर से निकल रही भारी ऑरा पूरे सेल में फैल गई। डर के मारे फाकी का चेहरा सफेद पड़ गया। अगले ही पल मकूटो ने उसका सिर पकड़कर जमीन में दे मारा। फिर ठंडी आवाज में पूछा, बताओ, पपेट मास्टर कौन है? इसके बाद उसने दूसरा सवाल किया। वह जानना चाहता था कि फाकी को रायत्सु आखिर मिला कहां से। उधर दूसरी तरफ उनागा अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, लेकिन मकूटो के साथ हुई मुलाकात अभी भी उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी, और जितना वह उसे याद कर रहा था उतना ही बेचैन होता जा रहा था। वह फोन पर चिल्लाया, तुम लोगों ने आखिर मेरे पास किस तरह का मॉन्स्टर भेज दिया है? फोन के दूसरी तरफ हशीमोटो था। उसने उनागा को भरोसा दिलाया कि मकूटो कोई मॉन्स्टर नहीं, बल्कि यामुरी क्लैन का छोड़ा हुआ एक बेकार लड़का है। यह सुनकर उनागा ने राहत की सांस ली। उसे उम्मीद थी कि अब मामला बिना किसी ड्रामा के खत्म हो जाएगा। हशीमोटो ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि उसने रियूदा से असैसिन्स भेज दिए हैं और वे जल्द ही मकूटो का काम तमाम कर देंगे। इतना ही नहीं, उसने उनागा से वादा किया कि वह लॉर्ड आइमा से बात करके उसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ के पद के लिए रेकमेंड भी करेगा। यह सुनकर उनागा का मूड तुरंत अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी उसने हशीमोटो को उसका वादा याद रखने की चेतावनी दी। उधर जेल की सेल में फाकी अब भी चुप था। इतनी पिटाई खाने के बाद भी उसने कोई राज नहीं खोला। यह देखकर मकूटो ने उसकी विल पावर की तारीफ की। फाकी कड़वी हंसी हंसते हुए बोला कि उसने मकूटो को बहुत हल्के में लिया था। उसकी बात सुनकर मकूटो सोच में पड़ गया। उसे लगने लगा कि शायद इस दुनिया में और भी कल्टीवेटर्स मौजूद हैं। कुछ देर बाद फाकी ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कई साल पहले उसकी मुलाकात रियूदा में एक बूढ़े मंक से हुई थी। वह मंक इतना ताकतवर था कि सिर्फ ची को कंट्रोल करके एक पेड़ को दो हिस्सों में बांट सकता था। जाते समय उसने फाकी को डिवाइन वाटर की एक बोतल दी थी। साथ ही चेतावनी भी दी थी कि उसे इस्तेमाल करने से पहले डाइल्यूट करना होगा। फाकी ने कई सालों तक उसकी बात मानी। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा और आखिरकार वह एक असाधारण इंसान बन गया। यह कहानी सुनकर मकूटो की आंखों में चमक आ गई। उसे एहसास हुआ कि फाकी जिस डिवाइन वाटर की बात कर रहा है वह शायद रयात्सु या स्पिरिट लिक्विड है। यह सोचते ही उसके मन में एक नया सवाल उठा, क्या रियूडा में भी कोई स्पिरिचुअल स्प्रिंग मौजूद है? असल में स्पिरिचुअल स्प्रिंग्स वहां बनती है जहां स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में जमा होती है। समय के साथ यही एनर्जी धीरे धीरे स्पिरिट लिक्विड में बदल जाती है और आखिरकार एक स्पिरिचुअल स्प्रिंग का रूप ले लेती है। लुआ कॉन्टिनेंट में स्पिरिट लिक्विड की एक छोटी सी बूंद भी बेहद कीमती मानी जाती थी, क्योंकि यह कल्टीवेटर्स की ग्रोथ को कई गुना बढ़ा सकती थी। मकूटो कुछ पल सोचता रहा। फिर उसने फाकी से पूछा कि उसके जैसा ताकतवर इंसान आम लोगों के झगड़ों में क्यों पड़ा हुआ है। यह सवाल सुनकर फाकी का चेहरा अचानक उदास हो गया। उसने बताया कि उसका बेटा एएलएस जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है। इलाज के लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। फाकी ने यह भी बताया कि उसने डिवाइन वाटर अपने बेटे पर इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए उसे किसी भी कीमत पर पैसे चाहिए थे और इसी वजह से उसने यह डील स्वीकार की थी, क्योंकि उसके पास जल्दी पैसा कमाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अपने बेटे की बीमारी के बारे में सोचने के बाद माकुटो ने उसकी मदद करने का ऑफर दिया। उसने फाकी को समझाया कि डिवाइन वाटर असल में स्पिरिट लिक्विड है, जिसे रयात्सु भी कहा जाता है, और यह आम इंसानों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। हालांकि सामान्य स्पिरिचुअल एनर्जी कोई खतरा पैदा नहीं करती,
लेकिन स्पिरिट लिक्विड की हाई कंसंट्रेशन बीमार लड़के को फायदा पहुंचाने के बजाय और नुकसान पहुंचा सकती है। मकूटो ने आगे बताया कि स्पिरिट एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए एक स्पेशल टेक्निक की जरूरत होती है। इसके बाद उसने वही हीलिंग टलिस्मन निकाला जिसे वह पहले कुत्ते पर इस्तेमाल कर चुका था। उसकी ताकत दिखाने के लिए मकूटो ने टलिस्मन सीधे फाकी पर इस्तेमाल कर दिया। अगले ही पल फाकी के सारे घाव भर गए। यह देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वह यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। माकुटो ने टैलिस्मन को हाथ में घुमाते हुए कहा कि अब उसके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वह अपने एम्प्लॉयर का नाम बताए या फिर मौत का सामना करे। इस बार फाकी ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। उसने तुरंत बता दिया कि उसे हाशिमोटो नाम के आदमी ने हायर किया था। उधर शहर के दूसरे हिस्से में कोवन क्लब का मालिक हाशिमोटो अभी अभी उनागा के साथ अपनी कॉल खत्म करके फ्री हुआ था। चेहरे पर बनावटी मुस्कान ली वह अपने सामने बंधी एक लड़की की तरफ मुड़ा। लड़की की हालत बेहद खराब थी। उसे बुरी तरह पीटा गया था। हशिमोटो ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या उसे कुछ खाने या पीने की जरूरत है, लेकिन लड़की जवाब भी नहीं दे पा रही थी। वह सिर्फ रो सकती थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर सकती थी। हशिमोटो धीरे धीरे उसके पास गया। फिर उसने जबरदस्ती उसका मुंह खोला और एक छोटे शीयर की मदद से उसका दांत उखाड़ दिया। अगले ही पल लड़की दर्द से चीख उठी, जबकि हशिमोटो पागलों की तरह हंसने लगा। उनका यह टॉर्चर सेशन तब रुका जब एक बटलर अंदर आया। उसने बताया कि लॉर्ड ईमा माकुटो वाले मामले की अपडेट जानना चाहते हैं। हशिमोटो ने लापरवाही से जवाब दिया कि कोई पहले से ही इस काम को संभाल रहा है। उसे पूरा भरोसा था कि माकुटो अब तक मर चुका होगा। इसीलिए उसने खुद पुलिस स्टेशन जाकर प्रोग्रेस चेक करने का फैसला किया। जाने से पहले उसने बटलर को आदेश दिया कि लॉर्ड ईमा को शांत रहने के लिए कहे और बस उसकी अच्छी खबर का इंतजार करें। उधर जेल में माकुटो और फाकी के बीच अब एक तरह का अग्रीमेंट हो चुका था। हीलिंग टैलिस्मन के लिए शुक्रिया अदा करते हुए फाकी ने उसे एक पेंडेंट दिया। उस पेंडेंट के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड स्पिरिट लिक्विड मौजूद थी। इसे देखते ही मकूटो की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि सिल्वर हार्ट ग्रास पर इसकी सिर्फ कुछ बूंदें डालना ही काफी था। ऐसा करते ही वह तुरंत फल देने लगेगी, और जब उन फलों को चाय पिल्स में बदला जाएगा तो मकूटो बहुत तेजी से कल्टीवेशन के सेकंड स्टेज तक पहुंच सकता था। उसने फाकी का धन्यवाद किया, लेकिन फाकी ने उसे चेतावनी भी दी। उसने कहा कि हशिमोटो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। जो भी उसके जाल में फंसता है वह शायद ही कभी सुरक्षित बच पाता है। लेकिन माकुटो इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। उसने आत्मविश्वास से कहा कि हशिमोटो को वह खुद संभाल लेगा। इस बीच शिजुरु माकुटो को ढूंढते हुए नीहा यूनिवर्सिटी पहुंच गई। उसने उसकी फोटो देखी थी और पता लगा लिया था कि वह यमोरे क्लैन का बदनाम डिस्कार्डेड लूजर है। इसी वजह से वह उसका पीछा करते हुए सीधे यूनिवर्सिटी तक आ गई। शिजुरु अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि मकूटो उसी स्कूल का जूनियर है। उसके बारे में और जानकारी पाने के लिए वह सीधे प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ बढ़ गई। नीहा यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट और कोई नहीं बल्कि मोयामा के अंकल जिन थे। उनके ऑफिस के अंदर मोयामा और प्रेसिडेंट जिन के बीच तीखी बहस चल रही थी। मोयामा चाहती थी कि जिन मकूटो को बचाने में मदद करें, लेकिन जिन का किसी मुसीबत में पड़ने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। फिर भी मोयामा पीछे हटने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि माकुटो की गिरफ्तारी के लिए कहीं न कहीं वही जिम्मेदार है। वह अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही थी, जबकि यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्टर कुमोनो लगातार उसे शांत कराने की कोशिश कर रही थी। कुमोनो ने उसे भरोसा दिलाया कि माकुटो जल्द ही रिहा हो जाएगा। तभी कमरे में मौजूद सभी लोगों का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। उन्होंने देखा कि शिजुरु अंदर आ चुकी है, और अंदर आते ही उसने सीधा सवाल किया, क्या आप लोग माकुटो के बारे में बात कर रहे हैं? पुलिस स्टेशन में केया अभी भी उनागा पर बरस रहा था। सालों से पुलिस स्कार गैंग का पीछा कर रही थी, लेकिन कभी कोई ठोस नतीजा नहीं मिला। अब जब मौका मिला था, उनागा खुद उन्हें बचाकर निकाल रहा था। उनागा शांत आवाज में बोला, बिना सबूत किसी सीनियर ऑफिसर पर आरोप लगाना भी अपराध है। लेकिन का पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने साफ कह दिया कि चीफ जरूर कोई गंदा खेल खेल रहा है। समस्या बस इतनी थी कि उसके पास इसे साबित करने का कोई सबूत नहीं था। तभी दरवाजा खुला और मोयामा, शिजुरु और उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा रोकुहारा अंदर आ गए।
मोयामा ने उंगली उठाकर कहा, यही है जिसने माकुटो पर झूठा केस लगाया है। उनागा ने कुछ पल शिजुरू को गौर से देखा। उसकी जानकारी के मुताबिक मकुटो के पीछे कोई बड़ा परिवार नहीं था, इसलिए वह पूरे घमंड से बोला, डकैती और हमला करने वाले संदिग्ध को हम रिहा नहीं कर सकते। यह सुनकर का भड़क गया। वो सब हुआ कब? उनागा ने जवाब दिया, यह एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। अब मोयामा भी फट पड़ी। याकुजा को छोड़ दिया और माकुटो को जेल में डाल दिया, इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? लेकिन उनागा पर कोई असर नहीं हुआ। यहां से चली जाओ, वरना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस में गिरफ्तार कर लूंगा। इतने में शिजुरू आराम से कुर्सी पर बैठ गई। उसने पैर पर पैर चढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, तो करके दिखाइए। यह सुनकर उनागा का चेहरा तमतमा गया। उसने तुरंत अपने लोगों को आदेश दिया, इन सबको पकड़ो, होल्डिंग सेल में डाल दो। फिर उसने का की तरफ देखा, और तुम सस्पेंड हो अपराधियों की मदद करने के लिए। हमेशा की तरह का चिल्लाने लगा, लेकिन शिजुरू अब भी बिल्कुल शांत थी। जब उसने आरोपों को झूठ बताया तो उनागा हंस पड़ा। सरकारी अधिकारी का अपमान करने की सजा भी जोड़ दो। लेकिन शिजुरू का अगला सवाल सुनकर उसकी हंसी गायब हो गई। क्या माकुटो को गिरफ्तार करने के बदले तुम्हें किसी से स्पेशल फेवर मिला है? एक पल के लिए उनागा अटक गया। उसे एहसास हो गया कि बात खतरनाक दिशा में जा रही है। फिर शिजुरू ने दूसरा सवाल दागा, अगर पैसे दिए जाए तो क्या मामला खत्म हो सकता है? अब उनागा फिर ढीला पड़ गया। माकुटो ने गलत लोगों को नाराज किया है, इसलिए यह सब हो रहा है, और जल्द ही तुम्हारा और मोयामा का भी यही हाल होगा। इसके बाद उसने अपनी पूरी साजिश खुद ही उगल दी। वह बोला कि वह का की मौत का इल्जाम लड़कियों पर डाल सकता है, और फिर उनकी मौत का दोष दो अपराधियों पर मढ़ सकता है जिन्होंने पुलिस पर हमला किया था। यह सुनकर का और मोयामा के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन शिजुरू अब भी मुस्कुरा रही थी। उसने फोन की तरफ देखा और पूछा, डायरेक्टर ओजी, आपने सब सुन लिया ना? कमरे में सन्नाटा छा गया। फोन से आवाज आई, हां, मैंने सब सुन लिया। यह सुनते ही उनागा का चेहरा उड़ गया। शिजुरू कुर्सी पर पीछे टिक गई। अब क्या मुझे अपना परिचय दोबारा देना पड़ेगा? अगले ही पल डायरेक्टर ओजी ने फोन पर उनागा के अपराध गिनाने शुरू कर दिए। यहां तक कि उसने यह भी बताया कि उसने एक काउंसिल मेंबर के परिवार को धमकी दी है। फैसला तुरंत सुनाया गया। उनागा को उसी वक्त सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लेने का आदेश भी जारी हो गया। डायरेक्टर ओजी ने बताया कि वह खुद जल्द ही वहां पहुंचने वाला है। सब कुछ खत्म होने के बाद उनागा अपनी कुर्सी पर ढह गया। उसके हाथ कांप रहे थे। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, मैंने आखिर किस काउंसिल मेंबर के परिवार से पंगा ले लिया? इस बीच उनागा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। शिजुरू ने शांत आवाज में बताया कि वह सुगा फैमिली की यंग लेडी है। यह सुनते ही उनागा को समझ आ गया कि उसने बहुत बड़े लोगों से दुश्मनी मोल ले ली है। उधर जेल की कोठरी में मकुटो अभी भी फाकी से मिले पेंडेंट को देख रहा था। उसके अंदर मौजूद स्पिरिट लिक्विड बहुत कम थी, इसलिए वह समझ गया कि इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही हो सकता है। तभी उसकी इंद्रियों ने किसी की मौजूदगी महसूस की। पीछे मुड़कर देखा तो सामने शिजुरू और मोयामा खड़ी थीं। दूसरी तरफ हशिमोटो को खबर मिल चुकी थी कि उसकी सारी योजनाएं बुरी तरह फेल हो गई हैं। गुस्से में उसने अपने घर की चीजें तोड़ना शुरू कर दिया। एक गुर्गा अस्पताल पहुंच चुका था और दूसरा जेल में था। कुछ देर तक तोड़फोड़ करने के बाद वह अपनी अगली चाल सोचने लगा। उसे पता था कि अगर वह आइमा फैमिली का काम पूरा नहीं कर पाया तो उसकी अपनी जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए उसने अपना सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड भेजने का फैसला किया। आदेश साफ था, मकुटो को जिंदा पकड़कर लाओ। उसे अपने हाथों से खत्म करना चाहता था। कुछ समय बाद मकुटो अपने नए घर लौट आया। हमेशा की तरह उसकी जेब लगभग खाली थी। पिल रिफाइनमेंट के लिए जरूरी सामान खरीदने के बाद उसने तुरंत एक पिल तैयार की और बिना देर किए उसे निगल लिया। गोली असर करते ही उसके शरीर में सुनहरी रोशनी फैलने लगी। उसका पूरा शरीर हवा में तैरने लगा। भले ही पिल पूरी तरह परफेक्ट नहीं थी, लेकिन इतनी कम स्पिरिचुअल एनर्जी वाली दुनिया में यह भी बड़ी उपलब्धि थी। आखिरकार मकुटो सफलतापूर्वक चाय रिफाइनिंग स्टेज 2 में पहुंच गया।
इसके बाद उसने अपनी क्लाउड शैडो स्टेप तकनीक की प्रैक्टिस शुरू की। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि पास बैठा कुत्ता भी हैरान रह गया। नतीजे देखकर मकूटो मुस्कुराया और बोला कि अब तो गोली भी उसकी स्पीड को छू नहीं पाएगी। लेकिन एक नई समस्या सामने थी। स्पिरिट लिक्विड खत्म हो चुकी थी। उसने र्यूदा जाने के बारे में सोचा, क्योंकि शायद वहां उसे और स्पिरिट लिक्विड या स्पिरिचुअल स्प्रिंग मिल सके। मगर वहां पहुंचना आसान नहीं था। आम रास्ते खतरनाक थे, इसलिए उसने फाकी द्वारा दिए गए संपर्क का इस्तेमाल करने का फैसला किया। परेशानी सिर्फ पैसों की थी। सिर्फ एंट्री की प्रक्रिया में ही लगभग 2 मिलियन येन खर्च होने वाले थे। तभी टीवी पर चल रहे एक ब्यूटी प्रोडक्ट के विज्ञापन ने उसका ध्यान खींच लिया। महिलाएं जवान दिखने के लिए कितना पैसा खर्च करती हैं, यह देखकर उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसने पास रखा एक बॉक्स उठाया और हल्की मुस्कान के साथ अपनी नई योजना के बारे में सोचने लगा। दरअसल, जेल से रिहा होने के कुछ घंटे बाद उसने शिजुरू के साथ लंच किया था। बातचीत के दौरान शिजुरू ने उससे एक एहसान मांगा था। उसकी मां के ठीक होने की खुशी में शुगा बिल्डिंग में एक बड़ी पार्टी रखी गई थी और वह चाहती थी कि माकूटो उसमें शामिल हो। यह सुनकर माकूटो की दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई, क्योंकि शुगा बिल्डिंग शहर के सबसे बड़े कॉस्मेटिक्स मार्केट का केंद्र थी और वहां शहर की सबसे अमीर महिलाएं आने वाली थीं। अगली शाम वह अपना बॉक्स लेकर पार्टी में पहुंच गया। बॉक्स के अंदर था जियान पिल, एक खास एलिक्सर जिसे उसने खुद तैयार किया था। अभी वह असली स्पिरिट पिल्स बनाने लायक नहीं बना था, लेकिन ऐसे एलिक्सर्स बनाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। लुयो कॉन्टिनेंट में जियान पिल महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय थी, क्योंकि यह सुंदरता और जवानी बनाए रखने में मदद करती थी। और सबसे जरूरी बात, मकूटो को सिर्फ 2 मिलियन येन कमाने थे, इसलिए उसकी नजरें सीधे उन अमीर महिलाओं पर थीं जो उसकी संभावित ग्राहक बन सकती थीं। भीड़ में उसे शिजुरू और उसका परिवार दिखाई दिया। उसी समय शिजुरू अपने अंकल आंटी शिरो होशिसु और एनो होशिसु से परेशान थी, जो हमेशा की तरह उस पर जल्दी शादी करने का दबाव डाल रहे थे। सिर्फ 30 साल की उम्र में ही लोग शिजुरू को ओल्ड मेड कहकर चिढ़ाने लगे थे। इतना ही नहीं, वे उसे चेतावनी दे रहे थे कि कहीं उसका हाल भी परिवार की बुजुर्ग कुंवारी महिला मसामी जैसा न हो जाए। बात यहीं नहीं रुकी। शिरू ने तो मसामी का अपमान करते हुए उसे वेस्ट ऑफ स्पेस तक कह दिया। मसामी ने खुद का बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उसके पास जवाब देने के लिए शब्द कम पड़ गए। यह देखकर शिरू और भी ज्यादा बेकाबू हो गया। तभी कोमा से उबर रही योको ने उसे रुकने के लिए कहा। वहीं शिजुरू ने उसे याद दिलाया कि दादी के गुजरने के बाद मसामी ने ही पूरे परिवार का ख्याल रखा था। लेकिन शिरू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने योको को उकसाना शुरू कर दिया और कहा कि वह शिजुरू को जल्द से जल्द शादी के लिए मना ले। योको की हालत अभी पूरी तरह ठीक नहीं थी और यही बात शिजुरू को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। तनाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन शिरू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने तो शिजुरू के लिए एक परिवार तक सुझा दिया। फिर ताना मारते हुए बोला कि अगर उसने जल्दी शादी नहीं की तो वह डिफेक्टिव गुड्स बन जाएगी। मसामी ने फिर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शिरू ने उसे बीच में ही रोक दिया। वह बोला कि दुनिया का कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट उसकी जवानी वापस नहीं ला सकता। उसी समय मकूटो ने बोलने का मौका पकड़ लिया। उसने शिरू को शिजुरू का अपमान करने के लिए खड़ी खोटी सुनाई। ये देखकर शिरू भड़क गया और उसने सिक्योरिटी को बुलाकर मकूटो को बाहर निकालने का आदेश दे दिया। लेकिन तभी शिजुरू ने सबको बताया कि यही वह इंसान है जिसने योको की जान बचाई थी। योको ने भी आगे बढ़कर मकूटो का हाथ पकड़ा और उसे टैलिस्मन बेचने के लिए धन्यवाद दिया। फिर भी शिरू नहीं माना। उसने मकूटो को एक स्कैमर बताया और दावा किया कि योको सिर्फ मेडिकल साइंस की वजह से कोमा से बाहर आई है। इन बातों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए माकुटो ने अपना परिचय एक रिसर्चर और शिजुरू के बिजनेस पार्टनर के रूप में दिया। यह सुनकर खुद शिजुरू भी हैरान रह गई। मौजूद लोग उसे घूरने लगे। उनका मानना था कि खूबसूरती और एंटी एजिंग जैसी चीजों के बारे में मकूटो को कुछ भी पता नहीं है। लेकिन मकूटो पूरे आत्मविश्वास में था। उसने अपना बॉक्स निकाला और कहा कि वह सबको कुछ खास दिखाने वाला है। फिर उसने बॉक्स मसामी को थमाया और उसे जैनपेल खाने के लिए कहा। सबसे पहले शक शिरू को हुआ। उसे डर था
कि कहीं यह जहर न हो। वहीं मसामी भी असमंजस में थी। वह सोच रही थी कि क्या सच में उसे यह गोली खानी चाहिए। तभी शिजुरू ने उसे भरोसा दिलाया कि वह माकुटो पर विश्वास कर सकती है। योको ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। आसपास खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे। उनके लिए जवानी वापस लाने वाली गोली जैसी कोई चीज होना नामुमकिन था। तभी मकुटो ने मसामी के कान में धीरे से कहा, क्या तुम अपनी खो चुकी जवानी वापस नहीं पाना चाहती? अपनी पूरी जिंदगी याद करते हुए और उन लोगों को याद करते हुए जिन्होंने हमेशा उसकी आलोचना की थी। मसामी ने आखिरकार जोखिम उठाने का फैसला कर लिया। सबकी नजरें उसके ऊपर थीं। उसने गोली उठाई और सीधे अपने मुंह में डाल ली। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। यह देखकर शिरू जोर जोर से हंसने लगा। वह मकुटो को फ्रॉड कहकर उसका मजाक उड़ाने लगा। लेकिन तभी गोली ने असर दिखाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मसामी का चेहरा जवान होने लगा। पूरा हॉल सन्न रह गया। किसी ने तुरंत उसे आईना पकड़ाया। जैसे ही मसामी ने अपना चेहरा देखा, वह खुद भी हैरान रह गई। बस फिर क्या था? मकुटो की जेन पिल देखते ही देखते सबसे ज्यादा मांग वाली चीज बन गई। बुजुर्ग महिलाएं उसे खरीदने के लिए आगे बढ़ने लगीं। मकुटो ने एक गोली की कीमत 400,000 येन रखी और बताया कि उसके पास सिर्फ 10 गोलियां हैं। ये सुनते ही वहां लाइव नीलामी शुरू हो गई। हर कोई सबसे ऊंची बोली लगाने की कोशिश कर रहा था। यहां तक कि शिरू भी जान पिल के लिए बड़ी बोली लगाने को तैयार था। वह किसी भी कीमत पर इसके एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स हासिल करना चाहता था। ईनो ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शिरू ने उसे डांट कर चुप करा दिया। उसका मानना था कि मकुटो को आसानी से अपने पक्ष में किया जा सकता है। वह चाहता था कि शिजुरू की शादी ऊ फैमिली में करवा दी जाए। असल में उसका प्लान शिजुरू को शादी के बहाने बेचकर ऊस से बड़ी रकम हासिल करने का था। उसी दौरान कोसन ग्रुप का एक मोटा आदमी माकुटो के पास आया और जीन पिल के एक्सक्लूसिव राइट्स के बदले 4 मिलियन येन का ऑफर दे दिया। लेकिन उसके बोलते ही दूसरी कंपनी ने सीधा 20 मिलियन येन की बोली लगा दी। माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका था। तभी शिरू आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा और सबको शांत रहने के लिए कहा। फिर उसने मकुटो से अकेले में बात करने की इच्छा जताई। उसने 30 मिलियन येन और प्रॉफिट शेयरिंग का प्रस्ताव रखा। उसके मुताबिक कुल मुनाफे का 70% हिस्सा उसे मिलेगा और 30% मकुटो को। वह दावा कर रहा था कि यह एक बेहतरीन सौदा है क्योंकि उनके पास होशिसु फैमिली का प्रभाव और नेटवर्क मौजूद है। यह सुनते ही शिजुरू भड़क गई। उसने पूरे परिवार को कचरे का डिब्बा कह दिया। शिरू गुस्से से भर उठा और उसे याद दिलाने लगा कि वे मां की तरफ से रिश्तेदार हैं। लेकिन शिजुरू तुरंत बोली कि उसने वह अधिकार उसी दिन खो दिया था जब उसने दादी की छोड़ी हुई कंपनी को कोलेट्रल रखकर 100 मिलियन येन से भी ज्यादा का नुकसान कर दिया था। शिरू ने तुरंत इन आरोपों से इनकार करने की कोशिश की, मगर शिजुरू के पास सबूत थे। उसने साफ कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वह सबके सामने सारे दस्तावेज पढ़कर सुना देगी। ये सुनकर मसामी और योको दोनों हैरान रह गईं। उन्हें पहली बार पता चला कि उनकी मां की कंपनी को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि शिरू ही था। अब शिरू के हाथ पैर कांपने लगे। उसने घबराकर पूछा कि उसे ये सबूत आखिर मिले कहां से। तब शिजुरू ने सच सामने रख दिया। उसने बताया कि शिरू इस पार्टी में सिर्फ योको से पैसे ऐंठने आया था, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले उनकी दादी को कंगाल बनाया था। वह बोली कि उसने उसकी पूरी योजना समझ ली है और इसलिए उसे एक भी येन नहीं मिलने वाला। इतना ही नहीं, शिजुरू को यह भी पता चल चुका था कि शिरू वास्तव में मकुटो को ठगने की योजना बना रहा था, क्योंकि उसके पास खुद 30 मिलियन येन तक नहीं थे। अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका शिरू घुटनों के बल गिर पड़ा। वह रोते हुए मदद की भीख मांगने लगा। इतना बेशर्म हो गया कि उसने योको से भी कहा कि वह शिजुरू के सामने उसकी सिफारिश करे, लेकिन योको ने साफ इनकार कर दिया। उसने अपनी मां की विरासत बर्बाद करने के लिए अपनी निराशा भी जाहिर की। आखिरी उम्मीद टूटती देख शिरू फिर मसामी की तरफ भागा। एक सच्चे मामाज बॉय की तरह उसने उसकी साड़ी पकड़ ली और गिड़गिड़ाने लगा। वह कह रहा था कि परिवार में वही इकलौता पुरुष बचा है, इसलिए उसे बचा लिया जाए। लेकिन वर्षों की कृतज्ञता से तंग आ चुकी मसामी ने उसे झटक कर दूर कर दिया और साफ मना कर दिया। आखिरकार शिरू का सामना उन्हीं महिलाओं के समूह से हुआ जिन्हें वह हमेशा नीची नजर से देखता था।
तब शिजूरू ने उसे अंतिम प्रस्ताव दिया, या तो जेल जाओ या फिर अपनी कंपनी सिर्फ 1 येन में उसे बेच दो। यह सुनकर शिरू पूरी तरह टूट गया। आसपास मौजूद लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। सबका मानना था कि वह इसी अंजाम का हकदार था। इसके बाद शिजूरू ने मकुटो की ओर देखा और कहा कि वह उसे एक ऐसे बिजनेस प्रोफेशनल से मिलवा सकती है जो इस डील को सही तरीके से संभाल सके। उसने समझाया कि 40 मिलियन येन एक उचित कीमत है। साथ ही उसने सलाह दी कि माकुटो को कम से कम 80% प्रॉफिट अपने पास रखने की कोशिश करनी चाहिए। उसने चेतावनी भी दी कि इस पार्टी में मौजूद कई लोग शार्क की तरह हैं और मौका मिलते ही उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मकुटो ने सबको हैरान करते हुए कहा कि वह पूरा मामला उसी पर छोड़ देता है। देर रात पार्टी खत्म होने के बाद शिजूरू उसे उसके अपार्टमेंट तक छोड़ने गई। इमारत को देखकर उसने कहा कि जगह काफी अच्छी लग रही है। तब मकुटो ने बताया कि यह घर उसका अपना नहीं बल्कि किराए का है। उसने उसे छोड़ने के लिए धन्यवाद दिया। इसके जवाब में शिजुरू मुस्कुराई और बोली कि उसे इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। फिर उसने उसे अपना दोस्त कहा। यह शब्द सुनकर मकुटो थोड़ा चौंक गया और जब शिजुरू ने दोबारा वही शब्द दोहराया तो वह और भी हैरान रह गया। दोस्ती की मुहर लगाने के लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। कुछ पल बाद दोनों अलग हो गए। मकुटो चुपचाप अपने घर के अंदर चला गया। चलते चलते वह अभी हुई सारी बातों के बारे में सोच रहा था। उसने आसमान में चमकते चांद की तरफ देखा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी नई जिंदगी शायद उतनी बुरी नहीं है। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर पहुंचा, उसकी नजर एक भयानक दृश्य पर पड़ी। उसका कुत्ता खून के तालाब में पड़ा हुआ था। उसके शरीर में एक डैगर ढंसा हुआ था। पूरा दृश्य किसी चेतावनी की तरह लग रहा था। यह नजारा देखते ही माकुटो का गुस्सा उफान पर पहुंच गया। कुछ समय पहले ही एक संदिग्ध आदमी ने हशिमोटो को फोन करके बताया था कि मकुटो घर लौट चुका है। उसने यह भी बताया कि उसके साथ एक लड़की भी थी। यह सुनकर हाशिमोटो ने एक नई योजना बना ली। उसने फैसला किया कि वह शिजुरू का अपहरण करेगा। फोन पर बात करते हुए वह घमंड से उस चेतावनी का भी जिक्र कर रहा था जो उसके लोगों ने माकुटो के घर में छोड़ी थी। उधर माकुटो तेजी से अपने कुत्ते के पास पहुंचा और उसकी हालत जांची। सौभाग्य से वह अभी भी जिंदा था। यह उम्मीद करते हुए कि हीलिंग टैलिस्मैन उसे बचा सकता है, उसने सावधानी से चाकू निकाला और ताबीज कुत्ते के शरीर पर रख दिया। उसी दौरान एक घुसपैठिया ऊपर अंधेरे में छिपा हुआ सब कुछ देख रहा था। वह सही मौके का इंतजार कर रहा था। अचानक वह ऊपर से नीचे कूदा और पीछे से माकुटो पर हमला करने के लिए बढ़ा। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि माकुटो अपने कुत्ते के साथ वहां से गायब हो चुका था। अगले ही क्षण वह घुसपैठिए के पीछे प्रकट हुआ और एक जोरदार किक मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। जल्द ही और भी असैसिन्स वहां पहुंच गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अभी अभी हुआ क्या था। मकुटो ने कुत्ते को धीरे से एक तरफ कर दिया ताकि वह अकेले उनका सामना कर सके। उसकी आंखों में भरी नफरत देखकर वे बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर टूट पड़े। उसी समय एक आदमी ने बाकी लोगों को याद दिलाया कि उनके एम्प्लॉयर का आदेश है कि मकुटो को जिंदा पकड़ना है। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि मकुटो ने कितनी आसानी से एक आदमी को निपटा दिया, बाकी लोग अपनी जगह पर ही रुक गए। जो कुछ उन्होंने देखा था उससे वे बुरी तरह डर चुके थे। फिर भी एक और आदमी उस पर झपट पड़ा, लेकिन मकुटो ने उसका हाथ बेरहमी से फाड़ दिया। इसके बाद उसने उसकी गर्दन पकड़कर एक झटके में तोड़ दी। अब तक बाकी गैंग के लोग पूरी तरह डर चुके थे, इसलिए उन्होंने अपनी भारी बंदूकें निकाल लीं और उसके हाथ पैरों को निशाना बनाकर उसे अपाहिज बनाने की योजना बनाई। हालांकि वे यह भूल चुके थे कि माकुटो गोलियों से भी तेज था। बंदूकों की परवाह किए बिना वह बिजली की गति से हिला और सभी गोलियों से बच निकला। माकुटो ने मन ही मन कसम खाई कि वह इन सभी को एक एक करके गिराएगा जब तक वे रहम की भीख न मांग लें और यह न बता दें कि उन्हें किसने भेजा है। दूसरी तरफ शिजुरू को उस पागल हशिमोटो ने कैद कर रखा था। वह उसके साथ अपनी विकृत हरकतों को अंजाम देने की फिराक में था। यह जानते हुए भी कि वह प्रसिद्ध काउंसिलमैन केंजी शुगा की बेटी है, हशिमोटो पीछे हटने को तैयार नहीं था। जैसे ही शिजुरू संघर्ष करने लगी, उसका फोन बज उठा। हशिमोटो ने कॉल उठाई और मकुटो के बारे में अपडेट मांगा, लेकिन अगले ही पल वह चौंक गया, क्योंकि दूसरी तरफ से उसके आदमियों की नहीं
बल्कि मकूटो की आवाज आ रही थी। मकूटो ने शांत स्वर में बताया कि उसके सारे गुर्गे खत्म हो चुके हैं। मौका पाकर हशीमोटो ने घमंड से बताया कि शिजुरू उसके कब्जे में है। यह सुनकर मकूटो का गुस्सा और बढ़ गया। उसने चेतावनी दी कि वह शिजुरू को तुरंत छोड़ दे, वरना उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन हाशिमोटो ने उसकी बात का मजाक उड़ाया। उसने माकुटो को वहां पहुंचने के लिए 40 मिनट का समय दिया और धमकी दी कि अगर वह नहीं आया तो वह शिजुरू को सुशी की तरह परोसते हुए लाइव स्ट्रीम करेगा। लोकेशन बताने के बाद उसने फोन काट दिया। गुस्से में मकूटो ने अपने हाथ में पकड़ा फोन चकनाचूर कर दिया। उधर हशीमोटो अपनी परेशान करने वाली हरकतें जारी रखे हुए था। वह मुख्य घटना से पहले एक टीजर वीडियो रिकॉर्ड करने की योजना बना रहा था। उसने शिजुरू के मुंह से टेप हटाया, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर गार्ड्स ने बताया कि गोदाम में फायर अलार्म बज गया है। हशीमोटो ने तुरंत उन्हें खराब अलार्म बंद करने का आदेश दिया ताकि पुलिस का अनचाहा दौरा न हो। फिर उसने फैसला किया कि वह खुद जाकर स्थिति की जांच करेगा। जाते समय उसने गार्ड्स को दरवाजे पर नजर रखने का आदेश दिया, लेकिन उसके जाने के कुछ ही पल बाद किसी ने एक गार्ड को इतनी जोर से मुक्का मारा कि वह दरवाजे समेत उड़ गया। दरवाजा टूटकर बिखर गया। यह देखकर शिजुरू ने ऊपर नजर उठाई। वह जानना चाहती थी कि क्या उसे बचाने के लिए मकूटो आ गया है। ठीक 1 घंटे पहले फाकी मकूटो के पते पर रूडा के लिए एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन देने पहुंचा था, लेकिन वह फोन पर मकूटो से संपर्क नहीं कर पाया। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सही जगह पर है, दोबारा एड्रेस चेक किया। उसी पल उसने किसी को हशीमोटो से यह कहते हुए सुना कि मकूटो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर लौटा है। बातचीत से उसे पता चला कि 6 हत्यारे घर के अंदर मकूटो पर घात लगाए बैठे थे। उसने उन्हें एक बेहोश शिजुरू को गाड़ी में जबरदस्ती बैठाते हुए भी देखा। फाकी एक कोने से चुपचाप पूरा नजारा देख रहा था। जैसे ही शिजुरू के साथ गाड़ी रवाना हुई, वह उसका पीछा करने के लिए अपनी बाइक पर सवार हो गया, यह सोचकर कि बाद में मकूटो को कूनर्डिनेट्स भेज देगा। एक प्राइवेट हवेली में पहुंचने पर फाकी आखिरकार मकूटो तक पहुंचने में कामयाब हो गया। उसने उसे शिजुरू के किडनैपिंग और हवेली की लोकेशन के बारे में बताया। मकूटो हैरान रह गया और उसने पूछा कि फाकी ने यह जानकारी कैसे जुटाई। कॉल से पहले वह हत्यारों में से एक से जवाब पाने के लिए पूछताछ कर रहा था। उसे मौत के कगार तक पीटा और फिर टॉर्चर के लिए उसे हीलिंग टैलिस्मन का इस्तेमाल करके दोबारा जिंदा किया था। वक्त बर्बाद किए बिना मकूटो ने फाकी से शिजुरू को बचाने में मदद मांगी। रिक्वेस्ट करने के बाद उसने कसम खाई कि वह हशीमोटो को खुद घसीटकर अंडरग्राउंड यानी हेडीज ले जाएगा। इसी रिक्वेस्ट की वजह से फाकी ने पहले फायर अलार्म बजाया था, जिससे हशीमोटो का ध्यान कमरे से भटक गया। उसने हशीमोटो के जाने का इंतजार किया और फिर उन गार्ड्स का सामना किया जो अपने घटिया बॉस के बारे में शिकायत कर रहे थे। फाकी उनकी बातों को अनसुना करते हुए किसी आक्वामैन की तरह उनकी ओर बढ़ा। फिर उसने उन पर हमला किया और हमले की ताकत का इस्तेमाल दरवाजा तोड़ने के लिए किया। शिजुरू, जो होश में नहीं लग रही थी, उसने मकूटो का नाम पुकारा, ये सोचते हुए कि वह उसे बचाने आया है। हालांकि यह सिर्फ फाकी था जो मकूटो की रिक्वेस्ट पूरी कर रहा था। फाकी ने उसे एक बेजान बोझ की तरह उठाया और हाशिमोटो के लौटने से पहले ही वहां से रफू चक्कर हो गया। वह पीछे के गार्डन की तरफ जाने वाले दरवाजे तक पहुंचता है जहां कार खड़ी थी और जल्दी से आगे बढ़ता है, उम्मीद करता है कि किसी के पकड़ने से पहले वह भाग जाएगा। जैसे ही उसने हैंडल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, एक गोली उसकी जांघ को चीरती हुई निकल गई। चोट की वजह से वह शिजुरू को अपनी बाहों में लेकर जमीन पर गिर पड़ा। दर्द में होने के बावजूद फाकी ने फर्श से टकराने से पहले अपने हाथ से उसका सिर सहारा दिया। कुछ पलों बाद हशीमोटो लंबी चालें भरते हुए अंदर आया और अपने अचूक निशाने की डींगे मारने लगा। उसके गुर्गे भी आज्ञाकारी कठपुतलियों की तरह ताली बजाकर उसका साथ देने लगे। फाकी का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह हैरान था कि वे इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। घबराहट को छुपाते हुए उसने हशीमोटो को ऐसे ग्रीट किया जैसे वे पुराने दोस्त हों। हशीमोटो स्थिति का पूरा मजा ले रहा था और गद्दार से निपटने के लिए उत्सुक था। बिना लड्डे हार मानने से मना करते हुए फाकी ने खुद को संभाला और उसे चुनौती दी।
इस बीच हवेली के बाहर मकूटो उस पागल इंसान से हिसाब चुकता करने पहुंचा। गार्ड्स एंट्रेंस की तरफ भागे, हैरान थे कि इतनी हिम्मत कौन कर रहा है जो एस्टेट में इतने बेधड़क चला आ रहा है। मकूटो, जो गुस्से से उबल रहा था, उनकी मौजूदगी को भाव भी नहीं देता। वह किसी डिस्काउंट वन पंच मैन की तरह एंट्रेंस के आर पार मुक्के मारता हुआ निकल गया, जिससे गार्ड्स हक्के बक्के खड़ी डीढ़े रह गए। वे सब एक साथ उस पर टूट पड़ डीढ़े, यह सोचकर कि संख्या बल से सब ठीक हो जाएगा। दुर्भाग्य से माकुटो ने उन्हें इतनी आसानी से तितर बितर कर दिया जैसे वे कचरे के डिब्बे में जाने वाला बेकार सामान हो। कुछ ही सेकंड में आंगन में सन्नाटा पसर गया। हारे हुए गार्ड्स के बीच खाड़ी डीडीएचए होकर माकुटो ने जोर से अपने आने का ऐलान किया और एक पावरफुल मेन कैरेक्टर के रोल में ढल गया। हवेली के अंदर फाकी के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं था। भले ही उसने काफी गुर्गों को धूल चटा दी थी, लेकिन लगता था कि उसकी लिमिट आ गई है। अब वह मन ही मन सोच रहा था कि काश उसने इस मुसीबत में फंसी लड्डकी को बचाने की मकूटो की रिक्वेस्ट ठुकरा दी होती। हशिमोटो खुद को ब्रह्मांड का राजा समझते हुए डींगे मार रहा था कि वह फाकी को सुशी में बदलकर मकूटो के पास वापस भेज देगा। अचानक भारी दरवाजे के टूटने से उसका मजा किरकिरा हो गया। मकूटो यमराज की तरह अंदर चला आया और ऐलान किया कि वह हशिमोटो को हेडीज ले जाने आया है। बैकअप आते ही फाकी 7वें आसमान पर था। मकूटो ने उसे ताकत वापस पाने के लिए एक हीलिंग टैलिस्मन थमाया। हशिमोटो ने अपने आदमियों को तुरंत घुसपैठिए को खत्म करने का ऑर्डर दिया, जबकि माकुटो उनका सामना करने के लिए रुका। फाकी ने शिजुरू को उठाया और अपने मिशन को पूरा करने के लिए .dh पढ़ा। क्लाउड शैडो स्टेप का इस्तेमाल करते हुए मकूटो बरसती गोलियों के बीच से आसानी से निकल गया और एक एक करके गुर्गों को नीचे गिरा दिया। इस बीच हशिमोटो डर के मारे देख रहा था, सोच रहा था कि यह कॉमिकल फ्लैश कब अंदर आया। ये देखते हुए कि उसने शायद अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंका है, वह किसी डरपोक चूहे की तरह दबे पांव वहां से खिसकने लगा। आखिरकार हंगामे से बचते हुए हशिमोटो एक डरे हुए छोटे चूहे की तरह भाग निकला और सोच रहा था कि जब मकूटो इतना ताकतवर है तो लोग उसे कमजोर कचरा क्यों कहते हैं, जबकि वह साफ तौर पर एक ड्रैगन है। वह जल्द ही एक दरवाजे तक पहुंचा और पासवर्ड डालने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में वह नाकाम रहा। अचानक कुछ गुर्गों की लाशें कमरे में आकर गिरीं, जो माकुटो के आने का संकेत था। जब से वह आतंक बना था, पहली बार हशिमोटो बुरी तरह डर गया था। वह हकलाने लगा और माकुटो से शांत होने की भीख मांगने लगा। उसने अपनी बैकिंग का हवाला देकर उसे धमकाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। हशिमोटो अपने वफादार गुर्गों के उलट एक मूर्ख कायर था। माकुटो की भारी मौजूदगी देखकर ही उसने उगल दिया कि लॉर्ड ईमा उसका एम्प्लॉयर है। माकुटो को नहीं पता था कि यह लॉर्ड ईमा कौन है, इसलिए उसने हशिमोटो को खूंखार नजरों से देखा और उसे बोलते रहने को कहा। हशिमोटो ने खुलासा किया कि लॉर्ड ईमा ईमा फैमिली का वारिस है। उसने बताया कि यह बंदा मकूटो को इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि अफवाह है कि मकूटो ने सेट्सू के साथ चावल पकाए हैं। उसने आगे समझाया कि लॉर्ड इम्मा अमटानी फैमिली की यंग लेडी के साथ पॉलिटिकल मैरिज की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए भविष्य की दिक्कतों से बचने के लिए वे उसे पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। अपनी याददाश्त खंगालने पर मकूटो को पुरानी यादों में ऐसा कुछ नहीं मिला कि उस ला डीडीएचके ने अपनी मंगेतर से अकेले में मुलाकात की हो। उसे अंदाजा हो गया कि कोई और उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। पूरी बात सुनने के बाद हशिमोटो ने मकूटो को चेतावनी दी कि उसे जाने दे, वरना लॉर्ड इमा जैसे शक्तिशाली आदमी के खिलाफ जाने का अंजाम भुगतना पड़ डढ़ेगा। यह सुनकर मकूटो ने सोचा कि यह लॉर्ड ईमा जरूर कोई फेलो कल्टीवेटर होगा। इस बीच हशिमोटो टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बड़बड़ाता रहा और रिहा होने पर मदद करने का वादा करता रहा। दुर्भाग्य से माकुटो अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटता, इसलिए उसने उस मसखरे के चेहरे पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि उस मुक्के की ताकत से लॉक किया हुआ दरवाजा भी टूट गया। कमरे के अंदर उसे कुछ लड्ढचकियां मिलीं जिन्हें उस पागल ने कैद कर रखा था। माकुटो ने तुरंत उनकी जंजीरें तोड़ी और अपना चाकू फर्श पर गिरा दिया। जाने से पहले उसने लड़कियों को निर्देश दिया कि वे हशिमोटो के साथ जो चाहें कर सकती हैं। जैसे ही लड़कियां उसे घेर लेती हैं, हशिमोटो उन्हें पैसे देने का ऑफर देता है अगर वे उसे जाने दें। लेकिन उन लड़कियों को पैसों की कोई जरूरत नहीं है,
उसके बुरे कामों की वजह से वे पहले ही नर्क देख चुकी हैं। दर्द और खुशी के आंसुओं के साथ वे उसे उसी नर्क में भेजने का मजा लेती हैं जिसे उसने खुद बनाया था। इस बीच माकुटो फाकी से मिलने के लिए बाहर निकलता है। वह शिजुरू पर एक हीलिंग टैलिस्मन लगाता है और फाकी को पुलिस के आने से पहले वहां से निकलने के लिए कहता है। उसने हवेली पर आने से पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था। शिजुरू को सुरक्षित पुलिस के हवाले करने के बाद वह वापस घर जाने की प्लानिंग करता है। फाकी उससे उसके अगले प्लान के बारे में पूछता है और माकुटो बताता है कि वह अम्मा और उन सभी लोगों की जांच करेगा जो उसे टारगेट कर रहे हैं। अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह रुक जाता है। उसे एहसास होता है कि अगर वह इस पूरी साजिश की ओर गहराई में गया तो शायद वह अकेले पाडीडीडीएच जाएगा। हशीमोटो वाले पूरे ड्रामे के बाद मकुटो अपनी पुरानी बिना किसी हलचल वाली जिंदगी में वापस आ गया है। हालांकि वह अभी भी मुख्य मास्टरमाइंड को लेकर परेशान है। पुश अप्स करते हुए वह जल्द से जल्द अपराधी को ढूंढकर उसे कुचलने का संकल्प लेता है। तभी दरवाजे पर दस्तक उसकी ट्रेनिंग में खलल डालती है और मकुटो दरवाजा खोलता है तो उसे शिजुरू का एक मैसेंजर मिलता है। वह मकुटो को एक इनविटेशन लेटर देता है और संदेश देता है कि जैसे ही वह तैयार होगा वे निकल जाएंगे। मकुटो उत्सुकता से कार्ड को घूरता है और सोचता है कि उसके संदेश का क्या मतलब है। मैसेंजर के जाने के बाद वह शिजुरू को फोन करता है कि उसने उसे एक सूट भी क्यों भेजा है। वह उसे बताती है कि इनविटेशन होशिसु फैमिली की तरफ से है। इस बिंदु पर माकुटो उलझन में है और सवाल करता है कि उसे उनकी पार्टी में जाने की जरूरत क्यों है। शिजुरू उसे बताती है कि होशिसु फैमिली शहर का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल ग्रुप कंट्रोल करता है। इसका मतलब है कि वंडर ब्यूटी पिल्स को मार्केट करने के लिए उन्हें उस परिवार के करीब जाना होगा। वह यह भी बताती है कि उसकी एक्स मंगेतर सेट्सु भी पार्टी में शामिल होगी। जानकारी के इस नए टुकड़े ने मकुटो की दिलचस्पी को काफी बढ़ा दिया है। पार्टी के दिन मकुटो काफी डैशिंग लग रहा है। शिजुरू चुपके से उसे एस ग्रुप के जनरल मैनेजर पाइस और कैंगो ग्रुप के बोर्ड चेयरमैन टारो को दिखाती है। वह समझाती है कि वे शहर के बिजनेस लैंडस्केप में बड़ी हस्तियां हैं। बिजनेस की दुनिया के बारे में का भी न जानने वाला मकुटो सोचता है कि क्या वे लोग भी होशिसु फैमिली के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। शिजुरू उसकी इस तुलना को मजेदार पाती है और वह हैरान है कि एक शक्तिशाली परिवार से आने वाला व्यक्ति शहर के बेसिक पावर प्लेयर्स के बारे में भी नहीं जानता। वह बताती है कि यहाँ के अधिकांश लोग अमटानी फैमिली के किसी रिश्तेदार से भी कनेक्शन बनाने के लिए बेताब हैं। शिजुरू के अनुसार वे खासकर अमटानी फैमिली की यंग लेडी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तभी होशिसु फैमिली की मुखिया नाना आती है और उसके पीछे लंबे समय से प्रतीक्षित सेट्सु चल रही है। मकुटो इस बदनाम एक्स मंगेतर के आसपास स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस कर सकता है। वह चुपचाप उसका अध्ययन करता है और सोचता है कि क्या वह भी एक फेलो कल्टीवेटर है। उसके दिमाग में कई विचार आते हैं जिससे वह सोचता है कि क्या इस दुनिया में कोई विशेष कल्टीवेशन तरीका है जिसे उसने अभी तक नहीं खोजा है। वह नोट करता है कि सेट्सु की स्पिरिचुअल एनर्जी तकनीक के तौर पर बाहर दिख रही है और वह इसे छिपाने की भी कोशिश नहीं कर रही है। चूंकि वह आइमा को जानती हो सकती है, इसलिए वह बाद में उससे इसके बारे में पूछने की प्लानिंग करता है। फिर वह चुपचाप शिजुरू के बगल में खड़ा हो जाता है जबकि वह होशिसु फैमिली की मुखिया नाना को खुशी खुशी ग्रीट करती है। नाना उसकी मां की सेहत के बारे में पूछती है और योको की हालिया रिकवरी पर अपनी खुशी व्यक्त करती है। शिजुरू उसे धन्यवाद देती है और समझाती है कि उसकी मां धीरे धीरे अपने पुराने रूप में वापस आ रही है। फिर वह नाना को योको की ओर से तोहफे के तौर पर एक ज्ञान पिल भेंट करती है। शिजुरू उसे समझाती है कि यह कंपनी का लेटेस्ट रिजुविनेशन प्रोडक्ट है। नाना, जिसने वंडर पिल के बारे में सुना है, उत्साहपूर्वक उसका नाम बोल देती है। पास के मेहमान हैरानी भरी फुसफुसाहट में बदल जाते हैं और गोली की भारी कीमत पर चर्चा करने लगते हैं। जब मकुटो खुद को इंट्रोड्यूस करता है तो नाना और सेत्सु दोनों हैरान रह जाते हैं। नाना खुशी खुशी खुलासा करती है कि जब वह बच्चा था तो उसे अपनी गोद में उठाती थी। वह उसकी स्किल्स की प्रशंसा करती है और यामोराई क्लैन को गालियां देती है कि वे इतने प्रतिभाशाली युवक को डंप करने के लिए काफी मूर्ख थे। सेत्सु ने तुरंत अपनी आंटी को बात करने से रोकने की चेतावनी दी। उसने दृढ़ता से समझाया कि ऐसी स्किल एक नोबल परिवार के लिए बेकार है,
यह जो ढहते हुए कि केवल किसी का कल्टीवेशन लेवल ही उपयोगी होता है। सेट्सू आगे कहती है कि अगर माकुटो के पास कोई उपयोगी कल्टीवेशन होता तो उसे अमटानी फैमिली में ले लिया गया होता। यह सब सुनने के बाद माकुटो आखिरकार समझ जाता है कि इस दुनिया के नोबल परिवारों ने पहले ही कल्टीवेशन की खोज कर ली है। फिर भी यह लुआ कॉन्टिनेंट में अभ्यास किए जाने वाले लेवल की तुलना में अभी भी कचरा है। उसके बड़बड़ाने के बाद मकुटो उसका मजाक उड़ाते हुए उसे बेकार होने का ताना देता है, लेकिन नाना अभी भी सेत्सु के तर्क से सहमत नहीं है। उसका मानना है कि माकुटो ने जीन पिल्स को रिफाइन करके कुछ यादगार किया है। फिर वह उससे उस मास्टर के बारे में पूछती है जिसने उसे पिल रिफाइनमेंट सिखाया। माकुटो एक सेकंड के लिए इसके बारे में सोचता है और उसका दिमाग उसके पिछले जीवन के किसी व्यक्ति की ओर भटक जाता है। कोई अन्य विकल्प न होने पर वह उसे जवाब देता है कि उसका कोई मास्टर नहीं है। मकुटो समझाता है कि उसने पिल रिफाइनमेंट को सिर्फ एक शौक के रूप में लिया था। ठीक जब वह उनसे कुछ महत्वपूर्ण पूछने वाला होता है तो कोई मुंहफट व्यक्ति मोर की तरह नाचता हुआ आता है और नाना को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। मेहमान जिज्ञासु नजरों से देखते हैं कि वह कौन है। कोई फुसफुसाता है कि वह लाउड गाय वास्तव में ईमा फैमिली का वारिस जोआ है। मकुटो में सतर्कता की भावना भर जाती है क्योंकि वह अपने कुख्यात पीछा करने वाले के सामने आ गया है। किसी स्वयंभू बदतमीज व्यक्ति की तरह लॉर्ड ईमा नाना के साथ खुशामदी बातें करता है। एक क्लासिक अय्याश की तरह उसकी आंखें जल्द ही शिजुरू पर टिक जाती हैं और नाना उसे उससे मिलवाती है। अपनी साइड आई से माकुटो लॉर्ड ईमा की लालची आंखों को देखता है जो मूल रूप से शिजुरू को घूर रही है। फिर लॉर्ड ईमा खुद को शिजुरू से इंट्रोड्यूस करता है और एक बेहतरीन जेंटलमैन की तरह वह उसका हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाता है। पूरे सीन को हैंडल करते करते थक चुके माकुदो ने झटके से लॉर्ड आमा का हाथ पकड़ा और कहा कि उसने इस मशहूर परिवार के वारिस के बारे में बहुत कुछ सुना है। लॉर्ड आमा अनजान होने का नाटक करते हुए पूछता है कि वह कौन है। माकुडो को उसके इस ढोंग पर हैरानी होती है और वो सोचता है कि यह आदमी कब तक ऐसा नाटक करेगा। अपनी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक एमा एक कल्टीवेटर है और मकुडो इस थ्योरी को चेक करना चाहता है। वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके एमा के मेरिडियंस में हलचल महसूस करने की कोशिश करता है। आमतौर पर कल्टीवेटर्स अपनी एनर्जी को छिपा सकते हैं, लेकिन अगर कोई एनर्जी स्टोर ही नहीं कर सकता तो कोई वेव नहीं निकलेगी। अपनी एनर्जी को एमा के मेरिडियंस में भेजने के कुछ पलों बाद मकुडो को कोई सुराग नहीं मिलता। यह रिजल्ट उसे चौंका देता है। वो होश खोकर एमा का हाथ इतनी जोर से दबा देता है कि वो दर्द के मारे हाथ खींच लेता है। एमा जल्दी से अपना ग्रीटिंग वापस देता है और मकुडो को पूरी तरह इग्नोर करके सेट्सू की ओर बढ़ जाता है। मकुडो अभी भी कंफ्यूज्ड है कि उसे कोई एनर्जी या किलिंग इंटेंट क्यों महसूस नहीं हुई। रात का डिनर खत्म होने के बाद एक बटलर अनाउंस करता है कि सब लोग डांस पार्टी के लिए हॉल में आ जाएं। पार्टी शुरू होती है, लेकिन मकुडो का ध्यान कहीं और है। वो लगातार हशीमोटो के बारे में सोच रहा है कि क्या उसने आइमा के कल्टीवेटर होने के बारे में झूठ बोला था। वहीं दूसरी तरफ शिजुरू पूरे हॉल में मकुडो को ढूंढ रही है और लगातार डांस के प्रपोजल्स को ठुकरा रही है। लोग फुसफुसा रहे हैं कि प्रतिष्ठित शूगा परिवार की बेटी किसी आम इंसान के साथ डांस नहीं करेगी, लेकिन फिर सभी की आंखें फटी रह जाती हैं जब शिजुरू खुद मकुदो को डांस के लिए इनवाइट करती है। हॉल के बाहर एइमा अपनी कार की तरफ बढ़ता है और गार्ड्स को वार्निंग देता है कि कोई भी गाड़ी के पास न आए। कार के अंदर से अजीब आवाजें आ रही हैं। गार्ड्स आपस में फुसफुसाते हैं कि एमा हमेशा अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अकेले क्यों होता है और वे बॉडीगार्ड्स थोड़े दिन बाद इतने अजीब क्यों हो जाते हैं कि अपने परिवार को भी नहीं पहचानते। अफवाहें हैं कि लॉर्ड अमा हर कुछ दिनों में अपना शरीर टिश्यू पेपर की तरह बदलता है और पिछला बॉडीगार्ड कहीं गायब हो जाता है। कार के अंदर बॉडीगार्ड एमा को थप्पड़ मारता है और उसे सेट्सू के सामने किसी और महिला का हाथ पकड़ने पर गालियां देता है। एमा घबराया हुआ माफी मांगता है। अचानक बॉडीगार्ड की रिंग से स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है और उसका चेहरा बदलकर असली लॉर्ड आमा बन जाता है। वो कहता है कि उसने इस नकली डबल को सिर्फ थोड़े से फायदे के लिए रखा था और उसे वार्निंग देता है कि अगली गलती उसकी आखिरी होगी। कुछ पल बाद असली लॉर्ड आमा बाहर निकलता है और दो गार्ड्स को साथ लेकर बैंक्वेट हॉल की ओर बढ़ता है। एक गार्ड कार को शक की नजरों से देखता है
और समझ जाता है कि एक और बॉडीगार्ड हमेशा की तरह गायब हो चुका है। कार के अंदर नकली एमा बंधा हुआ पड़ा है और अपनी किस्मत पर रो रहा है। बाहर असली एमा पूरी तरह बेपरवाह होकर डांस हॉल में कदम रखता है। वो चीयरफुली सेट्सू को आवाज देता है, लेकिन वो अपने एक्स और नई लड़की को डांस करते देखकर जलन से भरी हुई है। पूरा हॉल मकूडो और शिजुरू के डांस पर फोकस कर रहा है। भीड़ में फुसफुसाहट है कि आखिर इस आइस क्वीन शिजुरू को कोई कैसे जीत सकता है। मजेदार म्यूजिक के बीच शिजुरू मकुडो की तारीफ करती है कि वो कितना शानदार डांसर है। शिजुरू उसे बताती है कि होशिसु परिवार का ध्यान खींचने का यही एकमात्र तरीका है ताकि वो रिजुविनेशन पिल्स वाली अपनी प्लान पर काम कर सकें। माकुडो को अपनी डांस स्किल्स का फायदा मिल रहा है क्योंकि जिस शरीर में वो है उसके असली मालिक ने बहुत पहले ही बॉलरूम डांसिंग सीख ली थी। अपनी कल्टीवेशन की बैलेंसिंग स्किल्स के साथ माकुडो डांस फ्लोर पर बिल्कुल बीस्ट बन गया है। नाना इस डांस को देखकर काफी इंप्रेस्ड होती है और सेट्सू से पूछती है कि क्या उसे पता था कि माकुडो इतना अच्छा डांस कर सकता है। हमेशा की तरह सेट्सू उसे एक बेकार कॉमनर कहकर चिढ़ाती है। नाना उसे मजाक में टोकती है कि उसने नोटिस किया कि सेट्सू पूरे डांस के दौरान उन्हें कितनी गहराई से देख रही थी। आमा भी इस बातचीत में शामिल हो जाता है, जिस पर नाना उससे पूछती है कि क्या वो सच में माकुडो को नहीं जानता। आमा उसे यकीन दिलाता है कि उनकी आज पहली मुलाकात है। नाना के लिए आमा का यह दावा कि वह माकुटो से आज ही पहली बार मिला है काफी शक का है। वह हैरान है कि इतनी बड़ी फैमिली का वारिस होने के बावजूद आमा को इतनी मशहूर अफवाहों के बारे में नहीं पता। आमा बातों को घुमाकर उसे टालने की कोशिश करता है, जिसे नाना पूरी तरह अनदेखा कर देती है। नाना अब मकुटो की पिल रिफाइनमेंट की एबिलिटी पर चर्चा करने लगती है और उसकी बातों से साफ जाहिर है कि वह मकुटो को और बेहतर लेवल पर देखना चाहती है। आमा को नाना का यह बर्ताव खतरे की घंटी जैसा लगता है और वह उसे खतरनाक नजरों से घूरता है। वह मन ही मन नाना और मकुटो दोनों को कोसता है। उसे लगता है कि वह सिर्फ सेट्सू की वजह से नाना को बर्दाश्त कर रहा है। वहीं हॉल में वे दोनों गॉसिप करने वाले लड़के मकुटो की असली पहचान जान चुके हैं। वे सेट्सू के सामने ही उनके बीच के लव ट्रायंगल का मजाक उड़ाते हैं। सिल्वर हेयर वाला लड़का मकुटो का अपमान करता है कि उसने पावर लेवल अप करने का सबसे आसान तरीका छोड़ दिया है। सेट्सू इन सब बातों से पक चुकी है। वह वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन नाना के रोकने पर भी वह रुकती नहीं है। जाने से पहले वो अचानक रुकती है और गुस्से में मकुटो की ओर बढ़ती है। वो उस पर चिल्लाती है, उसे चेतावनी देती है कि वो सेट्सू के इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके अपने फैमिली यामुराई को फिर से खड़ा करने के गंदे ख्यालात छोड़ दे। मकुटो हैरान है कि ये लड़की क्या बोल रही है। सेट्सू उसे ताना मारती है कि वो पिल रिफाइनमेंट के पैसों से अपनी लाइफ पर ध्यान दे, बजाय किसी लड़की के सहारे ऊपर चढ़ने के। मकुटो शांत रहकर उससे पूछता है कि असल में सलाह की जरूरत किसे है। सेट्सू तब और चौंक जाती है जब मकुटो उसकी अस्थिर स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में बताता है। उसने नोटिस किया था कि गलत कंट्रोल की वजह से उसकी एनर्जी लीक हो रही है। मकुटो उसे साफ कहता है कि तेजी से कल्टीवेशन बढ़ाने के चक्कर में उसने खुद को जबरदस्ती पुश किया है, जो लंबे समय में शरीर को बर्बाद कर देगा। मकुटो ब्लंटली कहता है कि उसकी बॉडी अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है। सेट्सू उसे छोटा समझते हुए मजाक उड़ाती है कि भला कोई नोबडी उसकी कंडीशन का सही एनालिसिस कैसे कर सकता है। मकुटो ऑफर देता है कि वो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन सेट्सू उसे सिरे से नकार देती है। मकुटो परवाह नहीं करता क्योंकि नुकसान उसी का है। जब वो उसे चेतावनी देता है कि उसके पास समय कम है, तो सेट्सू डर के मारे पीछे हट जाती है। मकुटो उसके और करीब आता है और एक डील ऑफर करता है अगर वो आमा के पास उसके लिए एक चीज पहुंचा दे। पार्टी खत्म होने के बाद शिजुरू और मकुटो की मुलाकात नाना से होती है। नाना उन्हें गार्डन में प्राइवेट चैट के लिए ले जाती है। मकुटो सीधा पूछता है कि उसका मकसद क्या है। नाना मुस्कुराकर उसे आंटी बुलाने को कहती है, लेकिन मकुटो मना कर देता है। नाना बताती है कि सेट्सू भी उसकी तरह अनाथ है और आमटानी फैमिली के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। उसका अंकल ही तय करता है कि वो किससे शादी करेगी। नाना बताती है कि सेत्सू को एक प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट्स फैमिली ने पहचान दी, जिससे उसे एक महान कल्टीवेटर बनने का मौका मिला। पर जब तक वो कॉमनर के लेवल से ऊपर नहीं उठेगी, वो हमेशा कठपुतली ही रहेगी। शिजुरू के लिए कल्टीवेशन की ये बातें समझ से बाहर हैं,
लेकिन मकूटो समझ जाता है कि थर्ड स्टेज में एंटर किए बिना कोई भी कॉमनर के लेवल से ऊपर नहीं उठ सकता। कल्टीवेशन की सेकंड और थर्ड स्टेज के बीच बहुत बड़ा गैप है, जिसे पार करना नामुमकिन जैसा है। यही कारण है कि सेट्सू ने अपनी कल्टीवेशन जल्दी बढ़ाने के लिए ये खतरनाक रास्ते अपनाए। नाना दुखी होकर बताती है कि उसने उसे ठीक करने की बहुत कोशिश की, पर कोई भी दवा काम नहीं आई। उसे मकूटो की जूयन पिल्स से एक नई उम्मीद जगी है। नाना मकूटो की पिल डिस्ट्रीब्यूशन में भी रुचि दिखाती है। शिजुरू एक्साइटेड है क्योंकि होशिसु फैमिली के बैकअप से उन्हें बहुत मुनाफा होगा। बातचीत के दौरान नाना उनसे सेट्सू की मदद करने की गुहार लगाती है। वो बताती है कि एंगेजमेंट टूटने के बाद सेट्सू ने रिबेलियन करने की कोशिश भी की थी, जो सुनकर मकूटो हैरान रह जाता है। तभी अमा वहां पहुंचता है और नाना को रिस्पेक्ट देकर जाने लगता है। वो मकूटो से हाथ मिलाता है और उम्मीद जताता है कि वे फिर मिलेंगे। जैसे ही मकूटो उसका हाथ थामता है, उसे अमा के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है। उसे ये अजीब लगता है क्योंकि पहली मुलाकात में उसे कुछ महसूस नहीं हुआ था। अमा अपनी कार के पास जाता है, जहां गार्ड उसे बताता है कि सेट्सू उसके लिए एक तोहफा छोड़ गई है। आमा एक्साइटेड होकर बॉक्स खोलता है तो अंदर एक ओरिगामी बटरफ्लाई देख दंग रह जाता है। उसे इसका मतलब समझ नहीं आता और वो उसे चिढ़कर अपने फेक आमा की तरफ फेंक देता है और उसे चेतावनी देता है कि उसकी इजाजत के बिना इसे न खोले। मकूटो के साथ हुई मुलाकात को याद करते हुए अमा अभी भी उसे वही कमजोर कचरा मानता है। वह फिर से अपनी स्पिरिट लिक्विड रिंग को ट्विस्ट करता है और नाना और मकूटो के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर देता है। रिंग की एनर्जी चमकती है और उसे बिल्कुल मकूटो जैसा बना देती है। वो बुरी तरह मुस्कुराता है और कसम खाता है कि वो सेट्सू का इस्तेमाल करके मकूटो और नाना दोनों को बर्बाद कर देगा। नकली अमा डर के मारे कांप रहा है और उनमें से किसी को भी इस बात का एहसास नहीं है कि वो ओरिगामी बटरफ्लाई चमक रही है। एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर मकूटो अपने हाथ में उस ओरिगामी बटरफ्लाई की चमकती हुई नकल पकड़े हुए है। वह संतुष्टि के साथ मुस्कुराता है और वादा करता है कि आमा से जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। अब खुलासा होता है कि वो ओरिगामी बटरफ्लाई असल में एक ट्रैकिंग टैलिस्मन है। इस समय मकूटो उसका इस्तेमाल करके आमा की लोकेशन ट्रैक कर रहा है। टैलिस्मन एक बिल्डिंग के बाहर रुक जाता है, जिसका मतलब है कि उसने अपना टारगेट ढूंढ लिया है। यह पक्का हो जाता है कि वह बिल्डिंग असल में आमा की फैमिली की है। वह अपना प्लान पूरा करने के लिए तुरंत कूद पड़ता है। कहीं और हर्बल गार्डन में नाना शांति से कुछ स्पिरिचुअल प्लांट्स को देख रही है। वह दो ऐसे पौधों पर फोकस करती है जो हार्वेस्ट के लिए लगभग तैयार हैं। वह उन्हें 3 महीने बाद होने वाले कल्टीवेटर टूर्नामेंट में एक्सचेंज करने की सोच रही है। तभी उसे पास में एक अजीब सी मौजूदगी महसूस होती है। एक सेज उसके पीछे प्रकट होता है और खुलासा करता है कि नाना कभी 100 हर्ब सेक्ट की जीनियस हुआ करती थी। दुर्भाग्य से अतीत में उसे ऐसी घातक चोटें लगी थीं जिसने उसका कल्टीवेशन पूरी तरह नष्ट कर दिया था। वो उसकी तारीफ करता है कि वो अब भी स्पिरिट एनर्जी महसूस कर सकती है। उसकी बातों से नैना समझ जाती है कि वो एक कल्टीवेटर है। उसने कमरे में एक से ज्यादा लोगों की मौजूदगी महसूस की है, जिसका मतलब है कि अगर उसने एक से ज्यादा दुश्मनों का सामना किया तो शायद वो बच नहीं पाएगी। उसका इरादा भांपते हुए दूसरा सेज पूछता है कि वो भागने की योजना क्यों बना रही है। वो उसे यकीन दिलाता है कि अगर उसने विरोध किया तो भी वो उसे सुरक्षित बाहर नहीं जाने देंगे, उनसे संभलकर बात करते हुए ताकि उनका मकसद जान सके। नाना धीरे धीरे अपने सामने एक बड़े पेड़ की तरफ बढ़ती है। एक सेज उसे बिना किसी विरोध के साथ चलने को कहता है। दूसरा जोड़ता है कि उसके हाथ पैर तोड़ देना कहीं ज्यादा आसान होगा। जैसे ही नाना पेड़ के पास पहुंचती है, वह उसकी जड़ों में उगने वाला एक पर्पल प्लांट एक्टिवेट कर देती है, जिसे ओवरलॉर्ड फ्लावर कहते हैं। जल्द ही पौधे से पॉइजनस गैस निकलकर पूरे इलाके में फैल जाती है। सेजेस को सांस लेने में संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन नाना ने खुद को बचाने के लिए पहले ही अपने मुंह में ग्रीन हार्ट ग्रास रख ली थी। यह जहर इतना शक्तिशाली है कि एक हाथी को भी बेहोश कर दे, इसलिए वो उन दोनों के उलझने का फायदा उठाकर भागने का प्लान बनाती है। जैसे ही वो निकलने वाली होती है, एक डरावनी आकृति कमरे में दाखिल होती है। नाना शैडो आर्ट्स को महसूस कर लेती है और तुरंत समझ जाती है कि यह व्यक्ति हिडन शैडो सेक्ट से है।
छाया उसे पकड़ लेती है। जैसे ही वह आकृति और करीब आती है, वो पुष्टि करता है कि यह वही सेक्ट है जिसने 100 हर्ब सेक्ट को नष्ट किया था। नाना संघर्ष करती है और जानना चाहती है कि वह कौन है। वो कहती है कि आज का दिन अभी नहीं आना था और शैडो सेक्ट के लिए अब सामने आने का कोई कारण नहीं है। फिर वो मुड़ती है और जम जाती है क्योंकि उसके सामने मकूटो खड़ा है। हालांकि यह असली मकूटो नहीं, बल्कि मकूटो के भेष में आमा है। आमा की फैमिली बिल्डिंग में मकूटो साए में छिपा है और गार्ड्स शिफ्ट बदलने के लिए बाहर निकल रहे हैं। वे बहस कर रहे हैं कि क्या खाना है और मजाक कर रहे हैं कि क्या आमा अंदर कोई प्रीमियम खाना एंजॉय कर रहा है। एक बार जब वे चले जाते हैं, मकूटो क्लाउड शैडो स्टेप का उपयोग करके प्रकट होता है। वो यह पक्का करने के लिए ट्रैकिंग टैलिस्मन एक्टिवेट करता है कि वह आमा के कमरे में पहुंच गया है। अंदर नकली आमा पुरानी रिकॉर्डिंग देखते हुए कोल्ड रामेन खा रहा है। वो सोचता है कि उसकी जिंदगी इतनी बुरी कैसे हो गई, सिर्फ इसलिए कि वो आमा जैसा दिखता है उसे एक बेकार नौकर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। असली आमा के लगातार अपमान के बारे में सोचकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। खुद को रोक न पाने के कारण वो गिफ्ट बॉक्स खोलता है और टैलिस्मन अचानक एक्टिवेट हो जाता है, जिससे उसे हार्ट अटैक पड़ने वाला होता है। वो अपने पीछे किसी को महसूस करता है और पीछे मुड़ता है तो पाता है कि मकूटो वहां खड़ा है, जिससे वो डर के मारे गिर जाता है। मकूटो उसे उस पहले वर्जन के रूप में पहचान लेता है जिससे वो पार्टी में मिला था और पूछता है कि क्या उसे याद है। नकली अमा कांपते हुए सिर हिलाता है और अमा नाम का इस्तेमाल करके धमकी देने की कोशिश करता है। मकूटो उसे जल्दी ही चुप करा देता है और जानना चाहता है कि असली अमा कहाँ है। उसी दिन बाद में मकूटो के रास्ते में ही अमा के हेंचमैन का एक समूह अपने बड़े मौके का इंतजार करता है। फोन पर वे अमा को विश्वास दिलाते हैं कि वे मकूटो के हाथ पैर तोड़ देंगे और उसे टेक आउट की तरह डिलीवर कर देंगे। तभी उनमें से एक मकूटो को उनकी तरफ आते हुए देखता है। मकूटो इस बीच अपनी सोच में खोया है, उनकी मौजूदगी से बेखबर। वह इस खोज पर विचार कर रहा है कि इस दुनिया में एक स्पिरिचुअल वेसल मौजूद है। यह उसे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कोई चौथा कल्टीवेटर इस दुनिया के रईसों का साथ दे रहा है। संक्षेप में, एक स्पिरिचुअल वेसल एक विशेष टूल है जिसमें निर्माण के दौरान स्पिरिट एनर्जी डाली जाती है, जिससे उसे अनूठी क्षमताएं मिलती हैं। फॉर्जिंग के दौरान जितनी मजबूत स्पिरिट एनर्जी का उपयोग किया जाता है, वेसल की क्वालिटी उतनी ही ऊंची होती है। हालांकि ऐसे उपकरण केवल 4th स्टेज के कल्टीवेटर्स ही बना सकते हैं। मकूटो का मानना है कि इस दुनिया में स्पिरिट टूल्स बनाना असंभव है क्योंकि यहां की स्पिरिट एनर्जी बहुत कमजोर है। हालांकि अब उसे विश्वास करने के कारण मिल गए हैं कि एमा फैमिली के पास वास्तव में अपना खुद का व्यक्तिगत स्पिरिचुअल स्प्रिंग हो सकता है। मकूटो ryuda जाने से पहले अमा के साथ अपना हिसाब बराबर करने का फैसला करता है ताकि वह स्पिरिचुअल स्प्रिंग ढूंढ सके। तभी वह आखिरकार अपना सिर ऊपर उठाकर देखता है और अपने इंतजार में खड़े गुंडों को नोटिस करता है। वे उसे लापरवाही से बताते हैं कि किसी ने उसे पकड़ने के लिए बहुत पैसा दिया है, लेकिन माकुटो परेशान नहीं है। वह उन्हें एक भयंकर नजरा देता है जिससे लीडर तुरंत असहज हो जाता है। अपने डर को दूर करते हुए बॉस अपने आदमियों को हमला करने का आदेश देता है। वे भूखे मुर्गियों के झुंड की तरह मकूटो पर हमला करते हैं। बॉस आत्मविश्वास से देखता है, उसे यकीन है कि वह अनुभवी फाइटर्स को लाया है। कुछ ही सेकंड बाद उसका आत्मविश्वास गायब हो जाता है। मकूटो बिना किसी प्रयास के हिलता है, उनके चेहरों को ठीक करता है, नाक की सर्जरी करता है और मुफ्त में हड्डियों को एडजस्ट करता है। देखते ही देखते पूरा गैंग जमीन पर पड़ा है। बॉस डरा हुआ बस मकूटो को देख रहा है, जो धीरे से उसकी तरफ मुड़कर पूछता है कि उसे किसने हायर किया था। अगले दिन सेट्सू और उसकी टीम नाना के घर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर हुआ क्या। एक आदमी उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें 2 सेजेस अचानक प्रकट होते हैं। वीडियो बीच में ही कट हो जाता है। फिर भी गार्ड को यकीन है कि नाना को किडनैप किया गया है। तभी वो एक और क्लिप दिखाता है जिसमें तीसरा अटैकर दिखता है और उसे देखते ही सेट्सू जम जाती है क्योंकि वो चेहरा मकूटो का है। गुस्से में लाल सेट्सू तुरंत मकूटो के पते पर पहुंच जाती है। बाहर एक पट्टी बंधा हुआ आदमी उसे रोकता है और पूछता है कि क्या उसकी कोई अपॉइंटमेंट है।
वो उसे इग्नोर करके अंदर जाने की जिद करती है। घायल आदमी उसे चुपचाप अंदर ले जाता है। अंदर जाते हुए सेट्सू नोटिस करती है कि कुछ रफ लुकिंग लड़के गार्डन की देखभाल कर रहे हैं। छत पर मकूटो आराम कर रहा है और वही मॉब बॉस कल की हार के बाद अब उसके लिए काम कर रहा है। दरअसल पट्टी बंधे हुए सभी आदमी वही अमा के गुंडे हैं जो कल उसे पकड़ने आए थे। तभी सेट्सू अंदर तूफान की तरह घुसती है और चिल्लाकर मकूटो से नाना को छोड़ने को कहती है। मकूटो कंफ्यूज्ड होकर उसे देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब वो फिर से आरोप लगाती है तो सेट्सू उसे टैबलेट पर वही सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। मकूटो तुरंत पहचान जाता है कि वीडियो में कोई स्पिरिचुअल वेसल का इस्तेमाल करके उसका रूप धरकर घूम रहा है। उसे समझ आ जाता है कि अमा ने ये सब उन्हें आपस में लड़ाने के लिए किया है। जैसे ही सेट्सू लड़ने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ती है, मकूटो शांत रहकर कहता है कि वो रात को 1 बजे नाना के घर था ही नहीं। प्रूफ के तौर पर वो उसे अमा के गुंडों से पूछने को कहता है और ये सुनकर सेट्सू का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। बॉस उसे अमा के साथ की अपनी चैट हिस्ट्री दिखाता है कि कैसे उन्हें मकूटो को पकड़ने के लिए पैसे दिए गए थे। अब सेट्सू का यकीन पक्का हो जाता है। वो पूछती है कि इस फुटेज का क्या करें। मकूटो उसे वो वीडियो दिखाता है जो उसने पहले रिकॉर्ड किया था, उस नकली आमा का। उस वीडियो में यासुहीरो नाम का वो बंदा कबूल करता है कि वो आमा का बॉडी डबल है। वो बताता है कि लॉर्ड आमा एक रिंग का इस्तेमाल करके किसी का भी रूप ले सकता है। ये सुनकर सेट्सू के होश उड़ जाते हैं। माकुटो उसे समझाता है कि आमा चाहता है कि नाना के किडनैपिंग के शक में वो उसे खत्म कर दे। सेट्सू गुस्से में आमा से बदला लेने भागने ही वाली होती है कि मकुटो उसे रोक लेता है। वो चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने अभी कोई जल्दबाजी की तो नाना खतरे में पड़ सकती है। दूसरी तरफ असली अमा अपनी नई पावर्स को टेस्ट कर रहा है और उन्हीं सेजेस से बात कर रहा है जिन्होंने नाना को किडनैप किया है। सेज उसे बताता है कि 100 हर्ब सेक्ट के लोगों की वाइटैलिटी सोखने से वो शैडो आर्ट्स को पूरी तरह कंट्रोल कर पाएगा। आमा ये सुनकर एक्साइटेड है क्योंकि कल्टीवेशन की फर्स्ट स्टेज तक पहुंचकर वो आमा फैमिली की एल्डर काउंसिल में अपनी जगह पक्की कर लेगा। तभी दूसरे सेज से उसे खबर मिलती है कि मकूटो को गुंडोस ने पकड़ लिया है। आमा खुश होकर उसे कोगन टेम्पल भेजने को कहता है ताकि वो सेट्सू के सामने हीरो बनकर नाना के किडनैपर को पकड़ने का ड्रामा कर सके। टेम्पल के बाहर आमा का हेड गार्ड हरियाया वहां मौजूद है, लेकिन आमा उसे डांटकर सारे गार्ड से उनके कम्युनिकेटर्स फेंकवा देता है। हरियाया को यह सब अजीब और संदिग्ध लग रहा है क्योंकि आमा कभी उसे नाम लेकर नहीं बुलाता। कुछ देर बाद मकूटो को एक सस्पिशियस गार्ड के साथ टेम्पल के अंदर लाया जाता है और आमा के सामने पेश किया जाता है। आमा मजे ले रहा है और ताने मार रहा है कि पार्टी में वो कितना ओवर कॉन्फिडेंट था। वो मकूटो को कचरा कहकर अपमानित करता है क्योंकि उसने सेट्सू से बात करने की हिम्मत की थी। वो बक बक करता है कि कैसे उसने हर जगह मकूटो को टारगेट किया और हशिमोटो को भी उसके पीछे भेजा था। मकूटो उसे बोलता रहने देता है। जब मकूटो पूछता है कि वो इतनी दूर क्यों जा रहा है तो आमा चिल्लाकर कहता है कि सिर्फ इसीलिए क्योंकि माकुटो सेट्सू का फियांसे था, जो उसके नोबल स्टेटस पर एक दाग है। वो सेट्सू को अपनी ट्रॉफी की तरह क्लेम करता है। माकुटो ये सुनकर मजाक उड़ाता है तो आमा अपनी पावर्स दिखाकर एक घूल को बुलाता है। वो घमंड में बोलता है कि वो नाना की परछाई सोखकर एक सुप्रीम बीइंग बन जाएगा। मकूटो जब उसे खुद को खत्म करने को बोलता है तो अमा कहता है कि वो ये ऑनर सेट्सू के लिए बचाकर रख रहा है क्योंकि उसके प्लान के मुताबिक अमा ये खुलासा करता है कि उसने जानबूझकर वो फेक फुटेज छोड़ दी थी और फिर माकुटो को अपना चेहरा बदलकर दिखाया कि कैसे उसने उसे फंसाया। लेकिन माकुटो इस खुलासे पर बिल्कुल भी हैरान नहीं है, बल्कि वो बस मुस्कुरा रहा है जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहा था। अमा उसके इस कोल्ड रिएक्शन से निराश हो जाता है। तभी अगले ही पल मकूटो अपने हाथों की रस्सियां तोड़ देता है और उस गार्ड से पूछता है जो उसे यहां लाया था कि क्या उसने अमा का सारा कबूलनामा सुन लिया। गार्ड जवाब देता है कि उसने सब सुन लिया है और फिर वो अपना डिस्गाइज उतार देता है। अमा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो गार्ड कोई और नहीं बल्कि खुद सेट्सू है जो अपनी आंटी के एब्डक्शन का सच जानकर गुस्से से लाल है। सेट्सू के गुस्से और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी के दबाव से अचानक वहां बर्फ गिरने लगती है। अपना प्लान चौपट होता देख अमा हालात संभालने के लिए एक अजीब सी कहानी गढ़ने लगता है। वो सेट्सू से शांत होने को कहता है
और वादा करता है कि नाना सुरक्षित है और वो तो बस एक सस्ता मजाक कर रहा था। वो अपनी कही हुई सारी बातों से पलटने की कोशिश करता है, लेकिन इससे सेट्सू का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो अपनी आंटी को रिलीज करने की मांग करती है। वो धमकी देती है कि अगर नाना को कुछ हुआ तो वो एमा और उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देगी। अपना हीरो बनने का नाटक फेल होता देख आमा गुस्से में मकूटो को कोसता है, लेकिन मकूटो उसे याद दिलाता है कि उसने अपनी बड़ी बड़ी बातों से खुद ही सब बर्बाद कर दिया। मकूटो उसे दिमाग से पैदल विलन कहकर चिढ़ाता है, जिससे अमा आग बबूला हो जाता है। थोड़ा शांत होने पर सेत्सु माकुटो से पीछे हटने को कहती है, क्योंकि उसने पहले ही होशिसु फैमिली से संपर्क कर लिया है। वो उसे बताती है कि मामला एक कल्टीवेटर से जुड़ा है, इसलिए उसके जैसे ऑर्डिनरी पर्सन के लिए यह बहुत मुश्किल है। आमा मकूटो के कारण अपनी गर्ल को खोते देख पागल हो जाता है और सेजिस को उसे खत्म करने का ऑर्डर देता है। सेत्सु उसे बचाने के लिए बीच में आ जाती है। अमा उसे चेतावनी देता है कि उसका साथ देने के नतीजे भुगतने होंगे, क्योंकि नाना अभी भी उसी के कस्टडी में है। वो फोन कॉल पर नाना को किल करने की धमकी देकर सेत्सु को मकूटो और अपनी आंटी में से किसी एक को चुनने को कहता है। सेत्सु के चेहरे पर डर साफ दिखता है, लेकिन तभी मकूटो उसे यकीन दिलाता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाना को उसके लोगों ने सुरक्षित निकाल लिया है और वो उसे नाना के रेस्क्यू की पिक्चर दिखाता है। अमा ये सुनकर शॉक और गुस्से में आ जाता है कि उसकी इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद वो लोग अंदर कैसे घुस गए। जब वो सर्वेलेंस कैमरा चेक करता है तो उसे पता चलता है कि नाना वहां है ही नहीं। दरअसल हरियाया से मिलने वाला आमा कोई और नहीं बल्कि फेक आमा यानी यासुहीरो था। गार्ड्स को चकमा देकर और नाना के साथ पहाड़ से नीचे उतरने के बाद यासुहीरो ने फोन करने का बहाना बनाया था। हालांकि वो असली आमा की मिमिक्री करने में कामयाब रहा था, पर वो डरा हुआ था कि कहीं पकड़ा न जाए। पर जैसे ही उसने कंफर्म किया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा, उसने माकूटो को मैसेज कर दिया कि उनका प्लान बिना किसी गड़बड़ के काम कर रहा है। अमा का गुस्सा 7वें आसमान पर है कि यासुहीरो ने उसे धोखा दिया और उसका ग्रैंड प्लान बिगाड़ दिया। वहीं सेट्सु इस बात से हैरान है कि माकुटो ने इतनी दूर की सोचकर प्लानिंग कैसे की, और वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या ये वही कमजोर कचरा है जिसे सब मानते थे। गुस्से में अमा सेजिस को माकुटो पर हमला करने का ऑर्डर देता है और खुद सेट्सु को पकड़ लेता है। जैसे ही सेजिस आगे बढ़ते हैं, सेट्सु लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन आमा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे जकड़ लेता है ताकि वो हिल भी ना सके। वो बड़े गर्व से उससे कहता है कि वो देखे कि कैसे उसके बिलवेड मकूटो को उसके सेजिस द्वारा बुरी तरह काटा जाएगा। सेट्सु उसे भाग जाने को चिल्लाती है, लेकिन आमा उसे चिढ़ाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाता है कि वो किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। आमा के ताने सेट्सु को अंदर तक चुभते हैं और वो खुद को कोसने लगती है कि उसने आमा को हल्के में लिया और मकूटो को खतरे में डाल दिया। लेकिन दूसरी तरफ मकूटो बिल्कुल शांत है। जैसे ही सेजिस उसे खत्म करने के इरादे से आगे बढ़ते हैं, मकूटो बिना किसी मेहनत के उनमें से एक का सिर पकड़ लेता है और दूसरे को अपने पैरों से कुचल देता है। अपनी क्लाउड शैडो स्टेप के साथ मकूटो उन दोनों को धूल चटा देता है, जिसे देखकर सेट्सु के होश उड़ जाते हैं। एक पावरफुल किक से मकूटो उस मोटे सेज को कुचल देता है, जबकि दूसरा सेज हैरान है कि सालों की ट्रेनिंग और टैलिस्मन के बावजूद वो मकूटो का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहा। इससे पहले कि वो समझ पाता, मकूटो अचानक उसके पीछे प्रकट होता है और एक घूंसे में उसे ढेर कर देता है। अमा मकूटो की रफ्तार देखकर दंग है, क्योंकि कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन इतनी तेजी से नहीं हिल सकता। तभी उसे एहसास होता है कि शायद मकूटो खुद एक कल्टीवेटर है। सेट्सु भी ये देखकर हैरान है कि क्या मकूटो वाकई एक कल्टीवेटर है, लेकिन मकूटो के पास सवालों के जवाब देने का टाइम नहीं है। वो धीरे धीरे आमा की तरफ बढ़ता है और बताता है कि उसे उससे मिलने का कितना बेसब्री से इंतजार था। वो आमा को याद दिलाता है कि कैसे उसने उसे जेल में बंद करवाया, हशीमोटो को उसके पीछे भेजा, शिजुरू को किडनैप किया और उसके प्यारे कुत्ते को मार डाला। अमा डर से कांप रहा है और मकूटो उसे स्पिरिचुअल एनर्जी से घेरे हुए कहता है कि वो तो उसे क्रश करने का इंतजार ही कर रहा था, क्योंकि आमा एक फ्लाई की तरह उसके पीछे पड़ा था। संभलते हुए आमा लड़ने का फैसला करता है
वो अपनी शैडो आर्ट्स एक्टिवेट करता है और कहता है कि उसने इसे इतनी जल्दी इस्तेमाल करने का नहीं सोचा था, क्योंकि इसकी कीमत बहुत बड़ी है। पावर एक्टिवेट होते ही एमा पीछे पड़े उन दोनों सेजेस की एसेंस को अब्सॉर्ब करने लगता है। शैडो आर्ट्स की यह भयानक पहुंच देखकर माकुटो समझ जाता है कि इसमें ट्रांसफर फंक्शन है, और वो सोचता है कि क्या ये इसी दुनिया के लोगों द्वारा बनाई गई टेक्निक है। आमा डींगेन हाँकता है कि अब वो इन सेजेस को अपना पार्ट बना लेगा, क्योंकि शैडो आर्ट्स को पूरा करने के लिए उसे बस एक कल्टीवेटर अब्सॉर्ब करना था। लेकिन चूंकि यहां दो कल्टीवेटर्स हैं, आमा खुशी से पागल है कि उसकी पावर अब लिमिट से बाहर जाने वाली है। सेजेस को पूरी तरह अब्सॉर्ब करने के बाद आमा अपनी नई शक्तियों का डिस्प्ले करते हुए चिल्लाता है कि अब वो लेजेंडरी फर्स्ट स्टेज का कल्टीवेटर बन चुका है। लेकिन उसकी ये डरावनी शक्ल और बढ़ी हुई ताकत देखकर भी मकूटो पर कोई असर नहीं पड़ता। आमा को लगता है कि अब मकूटो उसके सामने कुछ भी नहीं है, और वो अपनी नई पावर दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ सेट्सू डर के मारे कांप रही है और खुद को कोस रही है कि उसने मकूटो को इस मुसीबत में फंसा दिया। वो आमा पर चिल्लाती है कि मकूटो को छोड़ दे, क्योंकि उनकी लड़ाई तो बस उसे सेट्सू पाने के लिए है। लेकिन अपनी प्रेमिका को एक कचरे के लिए लड़ते देख आमा और पागल हो जाता है। वो तुरंत हमला कर देता है और सेट्सू जोर से चिल्लाती है कि मकूटो भाग जाए। लेकिन मकूटो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता और आमा का हमला सीधे उसके पास आता है। उनकी आंखों के सामने मकूटो बिना किसी कोशिश के उस हमले को चकमा दे देता है। आमा दंग है कि उसने ये कैसे किया। मकूटो उसके फर्स्ट स्टेज कल्टीवेशन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये तो बस मिड है। उंगली के एक इशारे से वो ऐसा खौफनाक प्रेशर छोड़ता है कि सेट्सू को एहसास होता है कि माकुटो तो आमा से कहीं ज्यादा ताकतवर है। एक ही किक से माकुटो आमा की हालत खराब कर देता है। फिर भी आमा पीछे नहीं हटता और एक और पावरफुल हमले के साथ आगे बढ़ता है, जिसे माकुटो आसानी से ब्लास्ट कर देता है। आमा अपनी हार नहीं मानता और माकुटो का एसेंस अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है। साथ ही उसे फैमिली से निकाले जाने वाला कचरा कहकर ताने मारता है। माकुटो पर इसका भी कोई असर नहीं होता। वो आमा की शैडो आर्ट्स को कचरा बताकर अपने पंच को जमीन में दे मारता है। उस एक हिट से माकुटो उस बग को पकड़ लेता है जो उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करने वाला था। दरअसल ये शैडो आर्ट स्पिरिट इंसेक्ट्स का इस्तेमाल पैरासाइट की तरह करती है, लेकिन मकूटो उसे एक झटके में कुचलकर एमा की सो कॉल्ड पावर को मिट्टी में मिला देता है। अमा टूट जाता है और बच्चों की तरह रोने लगता है कि एक निकाला हुआ फेलियर उससे बेहतर कैसे हो सकता है। अपनी हार मानने से इनकार करते हुए वो अपनी फैमिली की पावर का घमंड दिखाता है और अपने परदादा का नाम लेता है, जो हिडन शैडो सेक्ट के बहुत बड़े पावर हाउस हैं। वो माकुटो को धमकी देता है कि अगर उसने उसे कुछ किया तो उसके परदादा उसे छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर माकुटो को यकीन हो जाता है कि उसकी थ्योरी सही थी। इस दुनिया में सचमुच बहुत शक्तिशाली कल्टीवेटर्स मौजूद हैं। माकुटो के चेहरे के भाव देखकर एमा को लगता है कि शायद वो डर गया है। वो फिर से ताने मारने लगता है, लेकिन जैसे ही माकुटो उसकी तरफ बढ़ता है, एमा की हवा निकल जाती है। वो समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसलिए वो गिड़गिड़ाने लगता है और माफी मांगने लगता है। लेकिन मकूटो उसकी एक नहीं सुनता और एक पावरफुल पंच से उसे जमीन में गाड़ देता है, जिससे उड़ने वाली डस्ट से सेट्सू भी दूर हट जाती है। स्मोक छंटने पर मकूटो उसे बताता है कि उसकी आंटी नाना सुरक्षित होशिसु क्लैन के पास पहुंच चुकी है। सेट्सू उसे मदद के लिए थैंक यू कहती है और हैरान है कि मकूटो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। अंदर ही अंदर सेट्सू को अपने आप पर शर्म आती है कि उसने उसे कम आंका। मकूटो उसे बताता है कि वो उसे इसमें इन्वॉल्व नहीं भी करता, तब भी वो अकेले आमा को संभाल लेता। उसे वो मिल गया जिसके लिए वो आया था, आमा की रिंग, जो एक स्पिरिचुअल वेसल है। मकूटो उसे चेक करता है और समझ जाता है कि इसे सिर्फ फोर्थ स्टेज का कल्टीवेटर ही बना सकता है। सेट्सू उससे पूछती है कि इतना पावरफुल होने के बावजूद उसे यामोराई क्लैन से क्यों निकाला गया। वो कहती है कि अगर वो अपनी आधी ताकत भी दिखाता तो वो फैमिली का हेड बन सकता था। लेकिन मकूटो साफ कह देता है कि अब उसे उस यूजलेस फैमिली से कोई मतलब नहीं। वो बताता है कि वो तभी मजबूत कहलाएगा जब वो थर्ड स्टेज पर पहुंचेगा और अपनी पावर्स को पूरी तरह जगा पाएगा। ये सुनकर सेट्सू भी ठान लेती है कि वो भी चाहे जो हो जाए उस लक्ष्य को हासिल करेगी। वो अमाटानी फैमिली के कंट्रोल से आजाद होकर एक सच्ची कल्टीवेटर बनना चाहती है।
थोड़ी देर की खामोशी के बाद माकुटो उसे ठीक करने के लिए एक पिल देता है। वो समझाता है कि ये डिस्पर्सिंग स्पिरिट पिल है, जो उसके अंदर की बिगड़ी हुई स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर देगी। सेट्सु खुश नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका कल्टीवेटर बनने का सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। माकुटो उसे चेतावनी देता है कि उसकी ट्रेनिंग की वजह से उसकी बॉडी अंदर से खराब हो चुकी है, और अगर उसने ये पिल नहीं ली तो उसकी उम्र कम हो जाएगी। वो हिचकिचाती है, क्योंकि पिल लेने का मतलब है वापस एक ऑर्डिनरी पर्सन बन जाना। लेकिन मकुटो उसे समझाता है कि यह अंत नहीं, बल्कि असली कल्टीवेशन सीखने की शुरुआत है। कुछ दिनों बाद सेट्सु अपना सामान लेकर मकुटो के घर पहुंचती है, बिल्कुल एक सुंदर और भीगी हुई बिल्ली की तरह। वो शर्माते हुए बताती है कि अब वो यहीं रहेगी। लेकिन हमारा डम मकुटो, जिसे रोमांस का आर भी नहीं पता, कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि उसका चेहरा इतना लाल क्यों है। उसे लगता है शायद ये उसकी एनर्जी प्रॉब्लम का साइड इफेक्ट है। शर्मिंदगी के मारे सेट्सु उसे धक्का देकर अंदर कर देती है। कुछ देर बाद माकुटो उसे घर दिखाता है और वो पूछती है कि क्या वो किसी लंबी यात्रा पर जा रहा है। माकुटो बताता है कि हाँ, वो रियूडा जा रहा है स्पिरिट स्प्रिंग की तलाश में। गार्डन में वो उसे सिल्वर हार्ट ग्रास के बारे में बताता है और कहता है कि उसके पास ट्रेनिंग करना उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जाने से पहले मकुटो उसे असली कल्टीवेशन की थोड़ी ट्रेनिंग देने का वादा करता है और उसे सिल्वर हार्ट ग्रास और अपने कुत्ते का ख्याल रखने को कहता है। सेट्सु कुत्ते को देखकर बहुत खुश होती है और उसे यकीन नहीं होता कि मकुटो जैसा सख्त इंसान इतना प्यारा कुत्ता पाल सकता है। जब वो कुत्ते का नाम पूछती है तो मकुटो कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि उसने कभी नाम के बारे में सोचा ही नहीं था। सेट्सु उसे समझाती है कि हर जीवित प्राणी के लिए एक नाम बहुत मायने रखता है। मकुटो बिना सोचे कुत्ते का नाम रोकू रख देता है और वो कुत्ता भी ऐसे भौंकता है जैसे उसे अपना नाम पसंद आ गया हो। मकुटो उसे गौर से देखता है। उसे अपने पिछले जन्म का रोकू याद आ जाता है, जिसके नाम पर उसने ये रखा है। रात को फ्रेश होकर सेट्सु अपना कमरा पूछती है और माकुटो उसे गेस्ट रूम में सोने को कहता है, जो उसने पहले ही साफ कर दिया था। सेट्सु अमाटानी फैमिली के बारे में पूछती है कि अब जब उनका वारिस मर चुका है तो क्या होगा। माकुटो बस इतना कहता है कि सब हैंडल हो गया है और किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि आमा कहां गायब हो गया। इधर आमा फैमिली में सब अपने पेट्रियार्क के आने का इंतजार कर रहे हैं। जैसा माकुटो ने कहा था, यसुहिरो ने आमा की जगह ले ली है और किसी को भनक तक नहीं है। फैमिली हेड टेत्सु भी उससे बिना किसी शक के बात कर रहा है। तभी गेट खुलता है और एक फियरसम बीस्ट पर सवार होकर अमा के परदादा तकुजो बाहर आते हैं। वो 5 साल से सिक्लूजन में थे। टेत्सु उन्हें 3rd स्टेज कल्टीवेशन पाने पर बधाई देता है और उन्हें लेजेंडरी इमॉर्टल कहकर मक्खन लगाता है। ताकुजो जब आमा फेक वाले को देखता है तो मकुटो के बारे में पूछता है। यासुहिरो डर के मारे कांपने लगता है और बहाना बनाता है कि वो उसे नहीं मार पाया, क्योंकि वो बहुत निकम्मा है। तकुजो ये सुनकर आग बबूला हो जाता है कि उसकी फैमिली में कोई कमजोर है। वो आमा को वारिस के पद से हटाने की धमकी देता है और खुद मामले को संभालने का फैसला करता है। तकुजो हिडन शैडो सेक्ट के 2 सदस्यों जू और चिकाग को बुलाकर ऑर्डर देता है कि चाहे जो हो जाए, उन्हें माकुटो का हेड चाहिए। ये सुनकर फेक आमा के पसीने छूट जाते हैं। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा। अगले दिन सेट्सु जल्दी ट्रेनिंग के लिए उठाने पर माकुटो को ताने मारती है, क्योंकि उसे प्रिंसिपल लाइफस्टाइल की आदत है। माकुटो उसे समझाता है कि सुबह के वक्त स्पिरिचुअल एनर्जी सबसे पीक पर होती है, जिससे कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं। वो उसे पीने के लिए एक ड्रिंक देता है। सेट्सु उसे पीकर हैरान रह जाती है